हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जेवी सिंह। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अभी केमिस्ट्री चल रही है और हम अगला सेशन देख रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री की थ्योरीज देखेंगे बहुत सारी। यहीं से देखिए, आप देखिए कि ये पूरी की पूरी एक तरह से कहानी चल रही है। अभी मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको एक तरह से बैकग्राउंड के तौर पर बता दी। अब जो चीज़ें आएंगी ना, अब थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिनाई भी आए, लेकिन मैं आने नहीं दूंगा यूजुअली कठिनाई, क्योंकि अगर आपने ये बैच लिया है तो यही सोच के लिया होगा कि आपको कोई चीज़ कठिन ना लगे, कोई चीज़ मुश्किल ना लगे, और वो लगेगी भी नहीं। आगे जो चीज़ें आएंगी वो थोड़ी सी मुश्किल तो होंगी, लेकिन उनको मैं और ज़्यादा आसान करने की कोशिश करूंगा। और आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर अब चीज़ें जैसे बढ़ेंगी तो थ्योरीज आएंगी अलग अलग, कि केमिस्ट्री के अंदर कभी कोई अपनी थ्योरी दे रहा होगा, कभी कोई अपनी थ्योरी दे रहा होगा कि अच्छा नहीं ऐसा होता है, फिर दूसरा बोलेगा ऐसा नहीं ऐसा होता है, फिर वो तीसरा बोलेगा ऐसा होता है। तो यहीं से चल के आगे केमिस्ट्री जो है हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री बनेगी, यानी कि वेल डेवलप्ड केमिस्ट्री बन जाएगी जैसे आज की डेट में है। लेकिन वो कैसे बनी, उसके पीछे कौन कौन लोग थे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर उनमें से सवाल पूछ लेता है। तो आज के सेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी निकल के आएंगे, मैं बताता जाऊंगा साथ के साथ कि ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। आप देखिए कि यहाँ मैंने थोड़ा सा टेबल भी बना के दिखा दिया है। आप यहाँ पे देखिए जैसे कि एक n है और o है, फिर एक n और दो o, ये हो गया NO2। यहाँ पे देखिए दो n एक o हो गया N2O। ऐसे करके आप देखिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे n और o को लेके मैंने अलग अलग उसके कंपाउंड बना दिए। लेकिन अब इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं कि भाई तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ, अब चाहे तो तुम पानी लेके आओ मेरे लिए गुजरात से, चाहे तुम पानी लेके आओ चंडीगढ़ से, चाहे लेके आओ यूएस से, चाहे लेके आओ लंदन से, वो पानी वही रहेगा। क्या उसका बेसिक फॉर्मूला पानी का चेंज हो जाएगा? तो आप बोलेंगे जी नहीं, पानी का बेसिक फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यानी कि आप बोलेंगे कि पानी तो H2O ही रहेगा, चाहे मैं कहीं से भी पानी को ले आऊं। ये बात क्लियर है। बस यही चीज जो है ना, इसी को डिपिक्ट करता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यानी कि इसका मतलब है कि पानी को चाहे हम यूएस में देखेंगे, वहां पे क्या दिखेगा, हमें 2H और एक O ही दिखेगा। इंडिया में देखेंगे तो हमें 2H और एक O ही दिखेगा। यानी कि हमें पता है कि इस पानी को बोलते क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ बना हुआ है कंपाउंड, लेकिन इसके अंदर फिक्स अमाउंट है कि हाइड्रोजन इतना ही होगा, ऑक्सीजन इतना ही होगा। यही क्या होता है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। कभी भी पानी का ये चीज चेंज नहीं होगी। सेम यही चीज यहाँ पे है। अब देखिए NO का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे कितने कितने मॉलिक्यूल हैं, एक और एक, तो 1/1। लेकिन अगर मैं वेट के बात करूँ तो N का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो वेट हो गया 14:16 की रेशो में। ठीक है, तो ये वेट की रेशो भी सेम रहेगी हमेशा। जहाँ ऐसी NO2 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 32 वेट हो गया, N का वेट होता है 14, तो 14/32 वेट ही रहेगा, कहीं भी आप चले जाइए NO2 का। और अगर मोल्स में बात करते हैं मॉलिक्यूल में, तो 1/2, यानी एक इसका 2 इसके, यानी 1/2 मॉलिक्यूल ही रहने वाले हैं। सेम वही पानी की बात है। पानी में क्या है, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का रहेगा और 2 हाइड्रोजन के रहेंगे, तो 2/1 ही रहेगा, कहीं भी आप चले जाइए। तो यही चीज़ ये यहाँ पे हमें डिपिक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूँ, इसमें H2O की बात करते हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन मास की बात करते हैं तो 0.11 ग्राम होती है हाइड्रोजन और 0.88 ग्राम होती है ऑक्सीजन। मैं मास की बात कर रहा हूँ दोस्त। मास जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कम है। गलती से भी इसको वो मत समझ लेना कि 2:1 है तो हाइड्रोजन का ज़्यादा क्यों नहीं है। भाई हाइड्रोजन का मास ही कम है, हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है और ऑक्सीजन तो बहुत आगे जाके आएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भारी है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन इतनी हल्की होती है कि बलून्स में डाली जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार SSC और बाकी के एग्जाम्स में भी आ चुका है, रेलवे में भी, कि बलून में बताइए कौन सी गैस भरी जाती है। हीलियम भी भरी जा सकती है, लेकिन वो उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है हीलियम को, तो इसीलिए हाइड्रोजन को ईजिली हमें मिल जाती है, तो हाइड्रोजन को भरा जाता है। लाइटेस्ट गैस होती है, ऊपर उड़ जाता है बालून। ठीक है, यही चीज रॉकेट के फ्यूल में भी यूज होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए बातों बातों में बहुत सारी चीजें निकल के आई, तो मैंने बताई। और इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक और नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है प्राउस्ट्स लॉ। ठीक है, अगर पेपर के अंदर बोल दिया जाए कि व्हाट इज प्राउस्ट लॉ, या फिर ये बोल दिया जाए कि प्राउस्ट लॉ क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से डिपिक्ट कर रही है, जैसे कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे जीएस में, तो अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा कभी आ भी गया तो आप इजीली बता सकते हैं कि स्प्राउट्स तो खाने वाले होते हैं, मतलब प्राउस्ट्स लॉ। तो प्राउस्ट लॉ क्या है? ठीक है दोस्त, तो आप इसको एक बार पढ़ लेना। जो मैंने इसके अंदर की गेम है वो मैंने आपको सारी समझा दी कि होती क्या है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या बोलता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, इट रिमेन्स कंजर्व्ड। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहां पे देखिए आप जरा, यहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि
यहाँ हमारे पास है मिथेन और यहाँ पे है ऑक्सीजन। मिथेन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, CO2 और पानी बनाते हैं। दो मॉलिक्यूल बनाएंगे पानी के, तो इसलिए दो पानी के मॉलिक्यूल हो गए। अब देखिए कि इसके अंदर अगर मेरे को यहाँ पे डिटेक्ट करना हो यही प्रोपोर्शन का कंसेप्ट जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, तो आप देखिए कि CH4 का वेट होता है 16 ग्राम, ठीक है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का कितना है 2 × 32, तो ये कितना हो गया आपका O2 है ना, तो O2 32 ग्राम होगा, क्योंकि एक O का वेट होता है 16 तो 2 का होगा 32, तो यहाँ पे 2 पूरे मॉलिक्यूल का हो गया 2 × 32 ग्राम। तो इस टोटल करेंगे तो टोटल बन गया 80 ग्राम यहाँ के। ये जो है ना इस साइड वेट कितना हो गया 80 ग्राम। और ये क्या है, दोनों रिएक्टेंट हैं, ये भी रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में वो क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। और ये बनने के बाद अब जो इधर बनता है ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है, और ये हो सकता है कि ये क्या हो, बाय प्रोडक्ट हो। बाय प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के साथ बन जाए वो होता है। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका वेट देखिए, C और O2 का वेट जब हम आगे सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, अभी के लिए फिलहाल देख लीजिए। C और O2 का वेट जब आप निकालेंगे तो 44 ग्राम निकलेगा, और H2O का निकालेंगे तो हाइड्रोजन का वेट 2 हो गया, H2 है इसलिए 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16 हो गया, 16 और 2 18 हो गए, और टोटल 2 मॉलिक्यूल है तो 18 × 2 हो गया 36। तो टोटल ऐड करेंगे तो आपका यहाँ भी क्या बन जाएगा, 80 ही बन जाएगा। यानी कि जो वेट आपका मैटर का पहले इधर था वही वेट टोटल जो है ओवरऑल इधर होगा। मैटर के वेट कभी भी चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। जो आपका रिएक्टेंट के वेट होंगे उनको ऐड कर देंगे तो वही वेट, कह रहा हूँ मैं मास की बात कर रहा हूँ, है ना, वेट तो फिर mg हो जाता है। जो मास आपका रिएक्टेंट का होगा वही मास टोटल अगर आप प्रोडक्ट साइड को मिला देंगे तो वही वहां भी बन जाएगा, बराबर होंगे दोनों। यही एक बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम बात करते हैं एटम की। एटम क्या होता है, देखिए सबसे छोटी चीज अगर डिफाइन करनी हो किसी भी मटेरियल में, अब मान लीजिए कि ये मैं अगेन बोलता हूं, जैसे इसको छोड़िए ये दिखाता हूं, ये मान लो कि ये हमारे पास एक स्टिक है, ठीक है। अब ये मैं बोलूं कि किस चीज की बनी हुई है, तो आप बोलेंगे बहुत सारे एटम्स की मिलके बनी हुई है। अब मैं कैसे डिफाइन करूं इसमें, एटम तो आप देख तो सकते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कोशिश करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे दाने बने हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए, ये छोटे छोटे दाने से बने हुए हैं ना, ये इनको समझ लीजिए कि ये एटम है, ये दिखाने के लिए पर्पज से है। तो ये क्या हो गए, एटम हो गए। तो ये छोटे छोटे दानों को ही हम एक तरह से कह रहे हैं कि एटम है, इन्हीं एटम्स की ये मिलके बनी हुई है। हालांकि एटम दिखेगा नहीं आपको नेकेड आइज से। एन एटम इज डिफाइनिंग एज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट, इसी से मिलकर सब कुछ बना हुआ, विच कैन नॉट बी ब्रोकन बाय एनी केमिकल मीन्स। अब एटम को फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते। अगर वो एटम, मान लीजिए एक एटम हाइड्रोजन है, एक एटम ऑक्सीजन, फर्दर आप ये बोले कि ऑक्सीजन को काट के मैं 6-7 हाइड्रोजन बना दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एटम एटम ही रहेगा, उसको आप फर्दर नीचे डिग्रेड नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल मीन्स से। द एटॉमिक सिंबल्स हैज 3 पार्ट। अब इसके 3 भाग होते हैं एटम के। पहला देखिए क्या क्या है इसके अंदर, एटम के अंदर द सिंबल X, ये सिंबॉलिकल चीजें मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर केमिस्ट्री में हम कैसे इसको डिपिक्ट करेंगे। अब जब भी एटम को डिपिक्ट करना है तो जैसे मान लीजिए कि एटम X है, अब X को मैंने इसका क्या कह दिया, सिंबल है। अब जैसे फ्लोरीन है तो वो F हो गया, ऑक्सीजन है तो वो O हो गया, हाइड्रोजन है तो वो H हो गया। तो ये कोई रैंडम ले लिया मैंने कि सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या बन जाएगा, वो X बन जाएगा। यहाँ पे X को भर देंगे, जो भी वो एलिमेंट होगा उसी का नाम भर देंगे। द एटॉमिक नंबर A इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स। जो यहाँ पे A होता है ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये भी डिपिक्ट करता है कि पहले नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। ये जो नंबर है ना, ये एटॉमिक नंबर ही होता है, और ये भी बताता है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, जो कि हमें बताएगा कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है। सब पढ़ेंगे हम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब पढ़ेंगे। अभी बस देखते जाइए जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। इसके अलावा एक होता है इसके अंदर तीसरा पॉइंट Z होता है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, एक मास नंबर को आप इसका एटॉमिक वेट भी समझ सकते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि मास नंबर क्या है एक तरह से इसका, कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं। वेट की जगह पे आप ये समझिए कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एटम क्या होता है। ये एक एटम है अगर, तो एटम के बीच में एक मास होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो जो मास होता है एटम का वो बिल्कुल सेंटर में होता है, मिड में। तो ये जो होता है किसका बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसी को हम मास नंबर बोल रहे हैं। तभी मैंने बोला कि ये मास को डिपिक्ट करता है। इसका मतलब है कि अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने वो ये डिपिक्ट कर रहा है। और अगर सिर्फ मेरे को प्रोटॉन का पता करना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदर
प्रोटॉन तो ठीक है सेम रहेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकते हैं अंदर। तो इस वजह से हमें एक चीज़ डिसाइड करनी थी पीरियोडिक टेबल में, तो हमने क्या किया हुआ है उसको प्रोटॉन के बेसिस पे ले लिया कि जो जितना भी उसका नंबर है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन, हीलियम है तो 2 प्रोटॉन, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए ए जो डिपिक्ट करता है ये एटॉमिक नंबर को प्रिडिक्ट कर रहा है, और जेड जो है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, मास नंबर को, और ये एक्स जो है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, एलिमेंट के खुद के पहले अल्फाबेट को। ठीक है दोस्त, जैसे कि अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कार्बन है, कार्बन के अंदर हमें पता है कि कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6वें नंबर पे एक तरह से आ रहा है। और ये आप ये वैसे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 6 हैं। तो 6 हैं तो इसको एटॉमिक नंबर हमने 6 अलॉट कर दिया, यानी इसको 6वें नंबर पे रख दिया। आप पीरियोडिक टेबल खोल के देखिए, आपको दिख जाएगा 6वें नंबर पे। फिर इसका एटॉमिक मास या फिर मास नंबर की मैं बात करता हूँ तो वो कितना है, यूजुअली क्या होता है इसका डबल ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन यूजुअली उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू लिख दिया है। ठीक है, प्रोटॉन हमेशा कम होंगे या तो न्यूट्रॉन से, या फिर बराबर होंगे, ऐसा रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसीलिए हम बोलते हैं कि मान लीजिए प्रोटॉन अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी 6 है, तो हमने 6 तो देख लिया, इसका डबल कर देंगे तो कितना होगा, 12 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने बोल दिया कि 6 ही उसके अंदर प्रोटॉन है, 6 ही अंदर बीच में कितने हैं, न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होता है ना, उसी को मास नंबर बोलते हैं। लेकिन कई बार न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो कई बार यहाँ पे 12 की जगह 13 भी हो जाता है, यानी कि जरूरी नहीं कि नीचे वाले को डबल करके ही ऊपर आए। ये मैं बस इतना समझा रहा हूँ, कहीं कहीं जगह पे डबल करके सही बैठ जाता है, कई जगह पे 1-2 का अंतर आने शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे 6 हो गया और मास नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है, इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। क्या आपको कहानी समझ में आई है? ये बेसिक चीज़ मैंने समझाई है, बहुत ही आसान भाषा में समझाई है। लेकिन अब अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो भाई फिर कुछ नहीं समझा सकता, ना ही कोई और समझा सकता है। इतनी सरल भाषा में मैंने इसको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं एटॉमिक मास की बात करूंगा। अब देखो मैंने सारी भूमिका बांध दी, मास नंबर बता दिया कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये बता दिया, एटॉमिक नंबर बता दिया। अब मैं थोड़ा सा एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की बात करूंगा। एटॉमिक मास में क्या होता है, ये टोटल मासेस होते हैं किसके, न्यूट्रॉन के और प्रोटॉन के। हालांकि ले हम इलेक्ट्रॉन भी सकते हैं इसके अंदर, आपको अगर कोई पूछ ले तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तीनों के मास को मिला के हम बोलते हैं एटॉमिक मास। लेकिन होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका मास इतना ज़्यादा कम होता है कि यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी कैलकुलेशन के अंदर हम उसको लेते ही नहीं है, हम यूजुअली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ही मास को ले लेते हैं। हालांकि कायदे से हमें इलेक्ट्रॉन का भी ऐड करना चाहिए, बट वो बहुत कम होता है तो इसलिए हम नहीं लेते। वहाँ अगली स्लाइड्स में भी देख लेंगे। ठीक है दोस्त, इनका एवरेज मास जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, ये है इसका एटॉमिक मास। किसका, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, वो लिख दिया यहाँ पे। द मास ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल इज कॉल्ड द एटॉमिक मास, वही बात होगी। दिस इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ए यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब इंटरनेशनली एक इसकी यूनिट बना दी कि भाई अब इतने छोटे छोटे मासेस को हम केजी वेजी में तो लिखना अच्छा नहीं लगेगा, बता दीजिए कि इसको क्या लिखेंगे। क्योंकि आप देखिए ना कि केजी तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, 1 किलो 2 किलो। अब ये तो हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम में तो भैया इतनी बीच में जाके छोटा सा उसका कण है। अब मैं उसको ये थोड़ी लिखूंगा कि 1/10 लाख किलो, 20 लाख किलो, कितना अजीब लगेगा यार सुनने में। तो उसको नाम दे दिया गया, उसकी एक अलग से यूनिट रख दी गई AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब होता क्या है कि ये जो होती क्या है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। ये क्या होता है, इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द C12 एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि कार्बन 12 है ना, जो कार्बन, देखिए कार्बन की कई स्टेजेस होती हैं, तो हमने उसको ले लिया, इसके आइसोटोप होते हैं अलग अलग, वो हम आगे बढ़ेंगे। तो कार्बन जो 12 है ना, कार्बन 12 का ही हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि इसी का जो 1/12 होगा ना, देखो कार्बन 12 एटम का ही 1/12 होगा जो, वही हमने मास इसको मान लिया AMU मान लिया। इट कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो यानी कि कार्बन जब स्टेबल होगा पूरे का पूरा C12, ठीक है, यहाँ की बजाय यहाँ लिख लो C12, तो उसका 1/12 मास ले लीजिए, वही उसी को हमने डिफाइन कर दिया कि वो क्या होती है, AMU होती है। वो यहाँ भी मैंने पूरा लिख दिया, यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन भी छोटी सी लिख दी, लेकिन उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक चीज़ पता होनी चाहिए कि AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो है। अब देखो
AMU तो बोल दिया, लेकिन AMU को हमें कहीं ना कहीं ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इसमें कितने ग्राम है, कितने केजी हैं, क्योंकि बार बार मैं ये बोलता अच्छा नहीं लगूंगा कि 1/1 करोड़ केजी है ना, तो मैंने उस चीज को बोल दिया AMU बोल दूंगा भाई। आज से मैं 1/1 करोड़ केजी को क्या बोल दूंगा, AMU बोल देता हूँ, ऐसे ही मेरा मन किया। तो अब मैं किसी को बताना होगा तो मैं बोला इसका 10 AMU वेट है, इसका 20 AMU वेट है, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है सुनने में, नहीं तो बड़ा दिक्कत आएगी कि इसका 20/1 करोड़ AMU वेट है, कितना अजीब लग रहा है ना। तो अब वो इकाई कितनी है, वो एक फैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना, किसको मैंने बोला AMU, वो AMU मैंने किसको बोला है वो समझना, वो बोला है मैंने 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम को मैंने क्या बोल दिया, AMU बोल दिया। समझ सकते हैं 10⁻⁻24, 1/10⁻24, 100 करोड़ 20 करोड़ अरब सब खत्म हो गया, उससे भी कहीं आ गया ये तो वैल्यू, समझ रहे हो। 1/, में मैं आपको 1 करोड़ की बात कर रहा था, 1/, में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ से भी ऊपर हो गया, ये तो बहुत हो गया। 10⁻24 ले रहा हूं भाई मैं, समझ रहे हो कितना बड़ा नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे माइनस भी लगा है, यानी कि ये डिनोमिनेटर में हो रहा है। 10⁻24 क्या है, एक तरह से 1/, में 10⁻24 है ये, समझ गए, क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ दोस्त, तो ये आपको समझ रखनी चाहिए। अब ये देखिए ग्राम में है, इतने ग्राम को हमने बोल दिया कि ये आज से क्या हुआ, 1 AMU हुआ। लेकिन इसी को अगर मेरे को केजी में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 1.66 इंटू, अब क्योंकि ग्राम है तो ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करना होता है तो बटे में 1000 कर देते हैं, तो बटे में 1000 करेंगे तो वो नीचे 10⁻³ हो गया ना, 1000 का मतलब। अब जब ऊपर लेके जाएंगे, ये थोड़ा सा मैथ्स है, अब मैथ्स पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाना, तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाती है, -3 हो जाती है। तो -24 और -3 कितना हो गया, -27 हो गया। ठीक है, इसको मैं अभी रब कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ऊपर हो गया 10⁻⁻27 केजी। अगर केजी में लिखना है तो आप ये बोलेंगे, ग्राम में लिखना है तो आप बोलेंगे 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है दोस्त, तो दोनों टर्म्स एकदम बराबर होती हैं, दोनों में से जो आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। देखो एटम इतना छोटा है, कहाँ उसको हम ढूंढते फिरेंगे, फिर उसका इंची टेप लेके है ना मापते फिरेंगे, इतना तो हमारे पास है भी नहीं कोई यंत्र कि हम इतना छोटा सा इंची टेप लगा के देखें। फिर अब देखिए ऑलरेडी वो छोटा है, तो अब ऐसे मेजर करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, हम क्या करते हैं इसका सेंटर और इसके सेंटर को ऐसे करके जोड़ देते हैं और इसका डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जब आप देखिए यहाँ पे बीम ऑफ लाइट मारेंगे इस एटम में, तो बीच में सेंटर में क्योंकि हैवी मास पड़ा है तो बीम ऑफ लाइट यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसे इधर टकरा के वापस आ जाएगी। जो खाली मास है वहां से तो यूं ही बीम ऑफ लाइट पास कर जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। अब हमने क्या किया, 2 बीम मारी, हमने बीम देख लिया कि एक इधर लगी एक इधर लगी, इसका मतलब ये 2 एटम के बीच के सेंटर है, न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखा तो हमें पर हमें निकालना है कि एक का रेडियस कितना है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि इसका रेडियस तो ये हो गया r, और यहां से लेके यहां तक ये दूसरे का रेडियस हो गया, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, एक तरह से 2r। लेकिन मुझे तो एक का रेडियस निकालना है तो इसको बटे में 2 करना पड़ेगा ना। मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया है, मैंने एक लाइट यहां मारी एक लाइट यहां मारी, बीच का डिस्टेंस देख लिया दोनों लाइटों के। अब यहां पे मैंने देखा कि दोनों का रेडियस, मेरे को दोनों का अलग अलग रेडियस निकालना है, तो ये पूरा डिस्टेंस तो मेरे को पता लग रहा है ना भाई, r + r है, 2r है। तो ये पूरा डिस्टेंस जब मेरे पास जो d डिस्टेंस जो है ये r के बराबर है, तो मेरे को अगर इसका रेडियस निकालना है, एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि वो क्या हो गया, d/2 हो गया। वही चीज है, हाफ द डिस्टेंस इज द एटॉमिक रेडियस, वही चीज लिखी हुई है। ये पूरा डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस जितना निकालोगे उसका आधा कर दो तो आपको दोनों का रेडियस मिल जाएगा। फिर मोलिकुलर मास की मैं बात करता हूं। मोलिकुलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल। ध्यान देना, मोलिकुलर मास का क्या मतलब, पीछे मैंने एटॉमिक मास की बात की थी। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास। लेकिन अगर मेरे को पानी का मास निकालना है, पानी का मास निकालना है, H2O होता है, तो आप मेरे को बताओ कि मैं एटम जब बोलता हूं तो वो H है, एक एटम O है, एक एटम H है। लेकिन मैं जब मॉलिक्यूल बोल रहा हूं तो मॉलिक्यूल क्या है, पूरा ये है, H2O पूरा एक मॉलिक्यूल है। तो मेरे को जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मैं किस किस का मास ऐड करूंगा, इसका, इसका और इसका मास अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो मेरे को क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 12, तो ये टोटल 16, तो ये टोटल कितना हो गया 18 बन गया। ठीक है, और वाटर का 18 ही होता है मॉलिक्यूलर मास। ये जो है ये पीरियोडिक टेबल से पता लग रहा है। आप एक पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिए जितने भी बच्चे हो,
क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होगा, डेली आपको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंटरनेट से कोई भी प्रिंट करवा लेना या जैसे भी करके अपने घर के सामने, अपने टेबल के सामने एक चिपका लो, क्योंकि केमिस्ट्री को जब आप पढ़ रहे हो तो बिना अगर पीरियोडिक टेबल के पढ़ोगे ना, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब मैं बोलता हूँ कि 6ठे नंबर पे ऑक्सीजन है या 8वें नंबर पे ऑक्सीजन है ना, 8वें पे ऑक्सीजन, तो ये सब जब चीज़ें मैं बोलता हूँ तो आपको कैसे पता लगेगा अगर आपको पता ही नहीं है तो। 6ठे नंबर पे मैं अगर कार्बन बोल रहा हूँ, 7वें नंबर पे मैं बोल रहा हूँ नाइट्रोजन है, मेरे को तो याद है बहुत सारे, है ना, तो ये पता कैसे लगेगा। मैं आपको याद करना भी सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल, लेकिन एक आप रख लीजिए ताकि जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ ना, आप वहाँ से उसका एटॉमिक मास चेक करके खुद भी कैलकुलेट करके देखते रहे, ताकि आपको आइडिया लगता रहेगा। फिर मोलिकुलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ एटम्स इन द मोलिकुल। ये सिंपल सी बात, इसको समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि जितने भी एटम है, मान लो हाइड्रोजन का निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन के एटम जितने हैं ना उनसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हाइड्रोजन का खुद का मास कितना होगा, 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, कितने इसके अंदर एटम है इसके, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर एटम कितने हैं, इसके अंदर वाटर के अंदर 1 ही एटम है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है हमें करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप निकाल भी सकते हैं। मान लीजिए मुझे मिथेन का निकालना है। मिथेन क्या होता है आपका, CH4 होता है। अब इसका अगर मेरे को एटॉमिक मास निकालना है तो पीरियोडिक टेबल उठा के देख लेना, कार्बन का कितना होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है। कार्बन का होता है 12 वेट, इसका होता है 12, और हाइड्रोजन का होता है 1। अब मेरे को बताओ कि कार्बन कितने हैं, 12 इंटू में 1 ही कार्बन का आइटम है तो 1, प्लस में हाइड्रोजन का वेट होता है 1, और हाइड्रोजन के आइटम कितने, 4, तो ये कितना हो गया, 12 और 4 16 हो गया। यहाँ पे देखो 16 आ गया। ये क्या है, 12.011, ये एग्जैक्ट ले रखा। अब एग्जैक्ट हम इतना कैलकुलेशंस में करेंगे भी नहीं यूज़, हमें तो अप्रोक्सीमेट लेने हैं वेट। अब 12.011 थोड़ी लेंगे, ये मैंने रियल एग्जांपल डाल दिया, लेकिन साथ में मैं आपको देखिए करके दिखा रहा हूँ कि इसका 12 ही ले लेंगे, इसका 1 ही ले लेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे 16 आ गया। तो ये 16.043 रियल कैलकुलेशन में आ रहा है, तो हमारा भी तो पास में ही आ गया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा एरर चलेगा, क्योंकि हमें कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन करनी ही नहीं। और आप देखिए कि जेई वगैरह में भी, या फिर आप नीट वगैरह में भी देखेंगे तो वहाँ भी इसका वेट यही लिया जाता है अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे। एग्जैक्ट वेट तो हम ले ही नहीं सकते, फिर तो कैलकुलेटर चाहिए होंगे करने के लिए, और एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आगे मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रोज नंबर की मैं बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इन ए सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर डिफाइंड एज ए मोल। अब देखो, क्योंकि इसके अंदर देखो कि कितने एटम है, अगर मेरे को ये बताना हो, मेरे को बोलना हो कि भैया ये बताओ कि ये मेरे पास इतना मास है इसका, इसके अंदर बताओ कितने एटम है, मैं कैसे बताऊंगा कि उसके अंदर कितने एटम है। आप मेरे को बताइए कि ये है, ये जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि ये दाने दाने हैं, कितने इसके ऊपर दाने दाने हैं। अब मेरे को एक यूनिट डिसाइड करनी थी इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि ये बात बहुत छोटी छोटी चीज़ों की हो रही है। अगर मेरे पास नॉर्मल चीज़ होती तो मैं कुछ बोल भी देता कि 1 किलो 2 किलो में, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की बात हो रही है, तो मैंने उनके लिए एक अलग से और यूनिट बना ली, वो मैंने बनाई मोल। तो मैंने बोला कि 1 मोल में भैया कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने एटम होंगे, 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे या कितने मॉलिक्यूल होंगे, है ना। तो ये मोल क्या बना दी, एक यूनिट बना दी मैंने मोल की। तो 1 मोल में हम हमेशा बोलेंगे कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये पॉजिटिव में है, ठीक है। 1 मोल में क्या होगा, इतने आपके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे या इतने एटम हो जाएंगे। अब इसकी थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन भी अभी आपको दिखाऊंगा, हल्की फुल्की सी। आप देखिए कि 1 मोल सब्सटेंस में हम बोलते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल हो जाएंगे या मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब अगर मेरे को देखिए ये निकालना है कि इसमें सपोज कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, किसी भी उसमें पूछ ले, बोलेगा कि बताओ इतने मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो मैं कैसे निकालूंगा। आपका एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय में एवोगैड्रोज नंबर। अब ये जो 6.02 इंटू 10 की पावर 23 है ना, इसी को हम एवोगैड्रोज नंबर बोल देते हैं। ये कैलकुलेशन कर करके हमने निकाला कि भैया 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल होते हैं, और इसी नंबर को हम एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। अब होता क्या है कि n निकालना है, मान लो आपको n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल। तो आप नंबर ऑफ मोल को क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय में एवोगैड्रोज नंबर, तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं, तो और कोई बोले कि बताओ कि 2 मोल में कितने होंगे पार्टिकल, 10 मोल में कितने होंगे, कुछ भी बोल दे, तो आप n की वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहाँ पे। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए आपके, n इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 हो गए। आप कोई भी पूछता रहे, ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, कोई भी पूछता रहे कि 10 मोल में कितने होंगे, 20 मोल में पार्टिकल कितने होंगे, आप बस मल्टीप्लाई करते रहो और निकालते रहो। यहाँ पे सिंपल सी बात है। जैसे कि अगर कोई बोल दे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स
इन 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए कि उसने क्या बोला, आपको मोल दे दिया, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू दे दी उसने 0.1। अब बोल रहे इस 0.1 मोल के अंदर बताइए कितने पार्टिकल्स हैं। मुझे पता है एक मोल में कितने होते हैं, एक मोल के अंदर जब n को मैं 1 मोल पुट कर दूंगा यहाँ पे तो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर मेरे को 0.1 में निकालना है तो n को 0.1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे। आप देखिए यही किया होगा इन्होंने, 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो वही तो हमने किया। समझिए दोस्त, तो ये आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि कैसे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को निकालते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर मैंने बता ही दिया कि इसी को ही एवोगैड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिएगा कि एवोगैड्रोस नंबर की कभी कोई डेफिनेशन पूछ ले तो बोलेंगे कि इट टेल्स अस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। दीज पार्टिकल्स कुड बी इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन और मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स कभी भी निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम लिखते हैं m अपॉन में कैपिटल M। अब ये स्मॉल m क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस। मान लीजिए कोई बोलेगा कि आप बताओ कि मेरे को ये 10 ग्राम सल्फर के अंदर बताओ कि कितने इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। मेरे को सल्फर के मोल निकालने, जब मेरे को कैलकुलेशन करनी होती है, रिएक्शन लिखनी होती है, तो वहाँ मैं मोल्स के बेसिस पे बात करता हूँ कि मैंने 10 मोल इसके ले लिए, 2 मोल इसके ले लिए, 1 मोल इसका ले लिया। तो मेरे को अगर सल्फर के मोल निकालने, मान लो कोई मेरे को बोल दे एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी एक एलिमेंट है ना, उसका मान लीजिए कि एटॉमिक मास मान लो उसका क्या है, सपोज कीजिए कि मैंने 16 ले लिया है एटॉमिक मास। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि बताओ कि 10 ग्राम के अंदर कितने होंगे नंबर ऑफ मोल। तो मैं कैसे निकालूंगा, n इज इक्वल टू मैं बोलूंगा 10/16 कर दो, इतने उसके अंदर मोल होंगे। सिंपल सी बात। तो वही चीज यहां भी हमने समझाई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गैस के अंदर कैसे निकालते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ गैस इन डेसीमीटर क्यूब एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसको डिवाइड कर दो 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। ये आइडियल कांस्टेंट होता है गैस का कि इतना ही लेते हैं इसकी वॉल्यूम को आइडियली, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब लेके यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। फिर दूसरा नंबर ऑफ मोल्स हम निकालने का एक और तरीका होता है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय में 6.02 इंटू 10⁻23। ये रहा, ये मैंने अभी आपको बताया ये। फिर एक और चीज है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब एक एटम का निकालना है, आपको पता है भाई कि टोटल जो वेट हमारा आ रखा है वो कितने पार्टिकल का आ रखा है, सभी पार्टिकल्स का मिला के आ रखा है। और सभी पार्टिकल कितने, 6.023 इंटू 10⁻23 लेते हैं हम। तो आपको कितना निकालना है, एक एटम या एक एलिमेंट का वेट निकालना है, तो आप बोलेंगे कि पूरे का जितना एटॉमिक वेट है उसको डिवाइड कर दीजिए इससे, 6.023 इंटू 10⁻23 से। अब वो जितने भी उसके अंदर हैं एलिमेंट, मान लीजिए कि किसी में 10 हाइड्रोजन है, तो अब आपको तो एक का निकालना है ना उसके अंदर, तो वैसे करके आप क्या कर सकते हैं, एक एटम का, उनके अंदर भी एक फर्दर एटम का निकाल सकते हो। ठीक है दोस्त, तो ये ऐसे करके पूरा एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इससे कर दो तो उससे आ जाएगा। वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड अगर निकालना है, ये तो था एलिमेंट का, अब कंपाउंड का निकालना है, तो आपको क्या बोलेंगे, कंपाउंड क्या होता है, जैसे पानी क्या है, ये भी एक कंपाउंड है H2O। तो कैसे निकालना है, आप ऊपर लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि आप देखिए ना पानी है तो पानी के अंदर तो भैया बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, पानी के अंदर तो बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं, ये पूरी एक बूंद बन गई। अब ये पूरी की पूरी बूंद के अंदर तो बहुत सारे एटम हो गए ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब मेरे को किसका निकालना है, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड निकालना है, मुझे एक H2O का इसमें निकालना है, इसमें बहुत सारे H2O हैं, बहुत सारे H2O हैं। ठीक है, बहुत सारे H2O हैं, मुझे तो एक का निकालना है। और हम बोलते हैं कि भैया एक मोल में कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23 होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, हम यही तो बोलते हैं एक मोल के अंदर। तो मुझे किसका निकालना है, एक मॉलिक्यूल का निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो भैया जब एक मोल का वेट, एक मोल का मतलब क्या है, उसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट ले लो, तो इसका जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होगा 18 ही लेते हैं, डिवाइड बाय में कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब जितने भी मोल होंगे, अगर मान लीजिए कि हमने उसको 2 मोल का निकालना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे, जैसा भी करना है ना। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ये कैलकुलेशंस भी बता दी हैं। अब मैं चाहूँ तो और ज़्यादा इसको कठिन करके और डिफरेंट चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन क्या है कि फिर ऑलरेडी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। अननेसेसरी हम कोई जेई की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर घुसें, ये पहली मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ चीज़ें। अब आप देखिए कि मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी की मैं बात करता हूं, आपको पढ़ के खुद फील हो रहा होगा भाई कि अगर पेपर में वो डीप भी पूछ लेगा तो हम तो ऑलरेडी
कुएं से भी नीचे उतर गए। आपको खुद फील हो रहा है चीज़ें कि हम कुएं से भी नीचे उतर गए हैं। तो एग्जामिनर इतना डीप जाएगा भी नहीं, और हम उससे भी डीप जा चुके हैं। हम तो गोते खा खा के नीचे जा रहे हैं। तो हमें तो ये पता है कि मोती कहाँ पे पड़ा समुद्र में, है ना। तो वो कहीं से भी पूछ लेगा तो हम बता सकते हैं। इतना ज़्यादा हम अच्छे से थोरो स्टडी कर रहे हैं। इस बैच का बस यही फ़ायदा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि क्या फ़ायदा दूसरे के बैच के हिसाब से, तो यही फ़ायदा है आपको जो दिख रहा है। इतना कोई भी व्यक्ति किसी क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता ही नहीं पाएगा। आप देखिए, मैं इतनी लेमन लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में, एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा हूँ आपसे। मैं एक केमिस्ट की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। वो ड्रगिस्ट होते हैं भाई जो दुकान के अंदर होता है, वो केमिस्ट नहीं होते। वो ऐसे ही उनको तुम केमिस्ट बोलते रहते हो। जो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं उनको केमिस्ट बोलते हैं, वो ड्रगिस्ट होते हैं। वो गलत नाम उनको दे रखा है हमने। तो देखिए, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ, इसीलिए कि आपको सब समझ में आए। नहीं तो मैं चाहूँ तो मैं भी केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करने लग जाऊँगा तो फिर मैं एक अच्छा टीचर नहीं हूँ। फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कोई बात मेरी। मैं ऐसी बातें करूंगा कि आपको ऊपर से जाएंगी वो बातें। तो वो टीचर की क्वालिटी नहीं, वो एक केमिस्ट की क्वालिटी हो सकती है, वो एक टीचर की क्वालिटी नहीं हो सकती है। तो यही डिफरेंस है हमारे इस बैच का बाकी लोगों के बैच से, ठीक है दोस्त। उनका समझ ही नहीं आता, बच्चे के ऊपर से जा रहे, तभी तो हमारे पास आ रहे हैं बच्चे। नहीं तो हमारे पास आते क्यों फिर बच्चे? फिर तो उन्हीं के पास चले जाते जो लोग 50-50 साल से पढ़ा रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, और अभी भी उनको ठीक से वो नहीं बताना नहीं आ रहा है लोगों को। क्यों नहीं आ रहा है? यही कारण है। आपको टेक्नोलॉजी के हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। बच्चों को जैसा चीज़ चाहिए आपको वैसी चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत हर किसी के बस की बात नहीं है अब, क्योंकि ये युवा अवस्था में हम लोग हैं, हमारे अंदर एनर्जी। हो सकता है 50 साल बाद हमारे अंदर भी एनर्जी ना रहे, हम भी उतनी मेहनत ना कर पाए। तो ऑब्वियस सी बात है ना, हर किसी का दौर है। अब हमारा दौर आ रखा है, हम कर रहे हैं मेहनत, तो आपके लिए कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। चलिए, अब मॉलिक्यूल और एटॉमिसिटी की मैं बात करता हूं। अ मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। समझना, अभी तक आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, अब मैं बोल रहा हूं कि स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने एटम ओवरऑल बोला था। सब चीजों में एटम जो है सबसे छोटी यूनिट होती है, कोई भी चीज उठा के देख लो। लेकिन मैंने बोला कि कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड होता है जैसे H2O, वाटर हो गया। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको एक मॉलिक्यूल बोला जाएगा ना, कि ये एक मॉलिक्यूल है पानी का। ऐसे 50 मॉलिक्यूल मैं बैठा देता हूं यहां। लेकिन अब मॉलिक्यूल के अंदर देखिए, अगर एटम्स की बात पे आ गए हो तो 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। तो एटम उससे भी छोटी चीज है। लेकिन हम यहां पे बात कंपाउंड की कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे पानी है, बहुत सारे पानी के बूंदे हैं, उनके अंदर सब H2O ही है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वो पूरे का पूरा जो है, पूरे का पूरा कंपाउंड है, उनके अंदर एक जो क्वांटिटी है ना, इस एक क्वांटिटी को मैं क्या बोलता हूं? मॉलिक्यूल बोल देता हूं। बात समझ में आ गई? एटम इससे भी छोटी चीज है, लेकिन यहां पे मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं। तो कंपाउंड में मैं ये नहीं बोल सकता कि हाइड्रोजन का बहुत सारा मिक्सचर हो गया वो पानी है, नहीं, मैं H2O का ही मिक्सचर बोलूंगा कि यही पानी है। तो इसलिए मेरे को ये पूरे को एक साथ ट्रीट करना पड़ेगा। मैं इसको अलग अलग एटम के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकता कि मैं 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को अलग अलग करके सोचने लग जाऊं कि ये पानी है। एक साथ बना के रखना पड़ेगा, इसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। अब देखना, एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है एक मॉलिक्यूल के अंदर। समझना, जैसे कैसे मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं रह सकता कि आप बोले कि एक H घूम रहा है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। गैस हमेशा 2 की फॉर्म में रहेगी, तो ये H2 की फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन को आप H2 बोलेंगे। ऑक्सीजन है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि ऑक्सीजन एक ही है। ऑक्सीजन सिर्फ O की फॉर्म में नहीं रहेगी, या तो वो O2 रहेगी गैस फॉर्म में, या फिर वो O3 रहेगी ओजोन की फॉर्म में। ऐसे ही आप देखिए, हीलियम है, तो ये सब चीजें जितनी भी हैं गैसेस, ये अकेली कोई गैस हो सकता है अकेली रहे। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्लोरीन, तो क्लोरीन ऐसे अकेली रहेगी, ठीक है। मैं बोलता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन भी क्या है? F रहेगी। अब ये नहीं बोलेंगे कि उसको कि अलग अलग नहीं रह सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। जैसे कि आर्गन है तो मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब एक एटम इसका अकेले सर्वाइव कर सकता है। हीलियम है तो हीलियम का एक एटम सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि देखिए, हीलियम को मैं ये एक मिनट, HE आएगा यहाँ, हीलियम HE, ठीक है, एक हीलियम हो गई, ठीक है। ऐसी ऑक्सीजन है तो डायटोमिक, डायटोमिक मतलब 2 ऑक्सीजन एक साथ रहेंगी। ऑक्सीजन कभी भी सिंगल नहीं रहेगी, या फिर 3 ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, उसको बोलते हैं ओजोन। फिर आगे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, तो वो भी 2 रहेंगी, नाइट्रोजन भी 2 रहेंगी, क्लोरीन भी 2 रहेंगी, ठीक है, क्लोरीन भी 2 रहेंगी, ठीक है, क्लोरीन एक नहीं रहेगी, गलती से हमने बोल दिया। और ये फ्लोरीन भी 2 ही रहेंगी। ये सब जो है
ये सारी दो ही रहेंगी। कोई कोई गैसेज ऐसी हैं जैसे हीलियम हो गया, ये सिंगल भी रह सकती है, और यहाँ पे मैंने और बताया आर्गन है, ये भी मोनो एटॉमिक हो सकती है। जितनी नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक होती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ये जो सब हैं ये डायटोमिक है। बीच में ये फॉस्फोरस और सल्फर को मैं बात करूँ तो ये टेट्राटोमिक, टेट्रा मतलब 4 हो गया। फिर सल्फर जो है पॉलीएटॉमिक, ये तो 4 से भी ज़्यादा हो गया, कितना ही है ना, बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये क्या है, इसका मतलब है कि ये इतने सारे एक साथ रहेंगे। फॉस्फोरस है जो, वो P4 बोलूंगा मैं, 4 फॉस्फोरस एक साथ रहेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि P2 घूम रहा है, आप बोलोगे P4 घूम रहा है, ठीक है। इनका ये बिहेवियर है कि ये चारों ग्रुप बना के ही रहेंगे एक साथ। ऐसे ही आप देखिए मेटल्स के अंदर हम बात करते हैं, ये तो हो गए नॉन मेटल, ठीक है। अब मैं मेटल की बात करता हूं, धातुओं की। तो सोडियम जो है वो मोनो एटॉमिक है। आप बोलेंगे कि एक एन है तो मैं बोलूंगा हाँ ये रहा एक एन है। आप बोलेंगे आयरन तो मैं बोलूंगा Fe, एक आयरन हो गया ये, ठीक है। लेकिन वहीं पे अब मैं एल्यूमिनियम बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, ये एक एल्यूमिनियम हो गया। कॉपर बोलेंगे तो कॉपर एक हो गया। यानी कि जो मेटल्स हैं बेसिकली ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक हैं। अब मेटल को आप बोल सकते हैं कि कॉपर मतलब कॉपर ही है, उसको मैं Cu2 या Fe2 नहीं बोलूंगा, ठीक है दोस्त। वो अकेले अकेले भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है समझने का कि बेसिकली तो 3 चीजें हैं। एक वो हो गए जो मोनो एटॉमिक हो गए, मोनो का मतलब होता है सिंगल, फिर डायटोमिक का मतलब होता है 2, और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। MDT ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो वो ही मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया, इसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। ऐसी आप देखिए कि सल्फर है, जैसे सल्फर का हमने बोला कि ज्यादा है इसके अंदर, पॉली एटॉमिक है, तो सल्फर देखिए कि S8 हो रखा है, 8 सल्फर एक साथ रहेंगे, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एटम्स की बात करता हूं। अभी तक देखिए मैंने बहुत सारी आपको चीजें बताई। अब हम थोड़ा सा गहन अध्ययन करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे एटम की तरफ जाना शुरू करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं अभी एटम की तरफ क्यों जाना शुरू कर रहा हूं, जब मैं मॉलिक्यूल पे भी आ गया, मोल पे भी आ गया, अब मैं फिर से एटम में घुस रहा हूं। भाई बात ऐसी है कि वो सब चीजें मैंने बता दी आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, लेकिन असलियत में हमें एटम के अंदर की ही स्टडी करनी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। वहीं से एग्जामिनर सवाल भी बहुत सारे पूछेगा। तो जाना हमें एटम के अंदर ही है, लेकिन ऊपर ऊपर का सारा ओवरव्यू जरूरी था आपको देना, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एटम क्या होते हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कंपाउंड के अंदर हमने स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल को बोला, लेकिन हमें पता है कि मॉलिक्यूल भी एटम्स का ही बना हुआ है। मॉलिक्यूल की भी खुद की कोई हैसियत नहीं, अगर एटम ना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो एटम ही है। और ये किस किस चीज का बना होता है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का, इन तीनों का बना होता है एटम। अब एटम के अंदर क्या होता है, बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हैवी मास होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, एक तो उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और दूसरा होते हैं न्यूट्रॉन, और तीसरी चीज जो है ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से रिंग्स बनी होती हैं, किसी भी एंगल में हो सकते हैं ये रिंग्स। तो इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये कुछ वैसे ही बीच में सन और चारों तरफ प्लेनेट घूम रहे हैं, ऐसे ही आप समझ सकते हैं इसको, बिल्कुल वैसे ही प्लेनेटरी मोशन टाइप ही है सारे का सारा, ठीक है। अब ये जो है द सेंटर ऑफ द एटम, वही मैंने बताया कि न्यूक्लियस वगैरह होता है। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है, ये शेल्स हैं, ये रिंग्स को हम बोलते हैं शेल्स, या फिर इनको ऑर्बिटल्स भी बोल देते हैं। 2 थ्योरी होती है, एक शेल वाली होती है, एक ऑर्बिटल वाली होती है। ऑर्बिटल थ्योरी 10वीं तक नहीं है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो 11वीं 12वीं में देखने को मिलती है, तो उसको हमें टच भी नहीं करना है, अननेसेसरी है उसको टच करना। लेकिन यहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं शेल थ्योरी हमारी रहती है, तो शेल थ्योरी को हम जरूर देख सकते हैं अभी, ठीक है दोस्त। तो वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल्स या शेल के अंदर घूमते हैं। अब दूसरा मैं आयंस की बात करता हूँ, ये तो हुई एटम की बात। अब आयंस क्या होता है वो भी साथ के साथ समझ लीजिए। एन आयन इज डिफाइंड एज एन एटम और मॉलिक्यूल विच हैज गेन्ड और लॉस्ट वन और मोर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिविंग इट ए नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। समझना, इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल ऐसे होता है, देखिए शेल बने होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बीच में मान लो मास है। तो ये जो सबसे बाहर वाला शेल है ना, इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहे हैं, सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं हम, सबसे बाहर जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल बोलते हैं, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का देखिए ये अंदर मास हो गया, हाइड्रोजन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है,
एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट एलिमेंट है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, कोई इससे छीन ले इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसके पास से क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव थिंग, नेगेटिव एनर्जी, तो नेगेटिव ई नेगेटिव बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को, हम क्या बोलते हैं, ई नेगेटिव, है ना। और प्रोटॉन को एक तरह से पॉजिटिव चार्ज के तौर पे जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया किसी ने इससे, जैसे ही इससे छीना इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोलते डोलते जब बाहर चला गया तो इसके पास क्या आ गई, कमी रह गई। इसके पास क्या आ गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो ई नेगेटिव बाहर गया, जितना नेगेटिव बाहर गया, लेकिन अंदर तो प्रोटॉन तो सेम है ना, तो इसको हम कैसे डिपिक्ट करने लग जाएंगे, हम बोलेंगे ये क्या था, H पॉजिटिव हो गया। अगर इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को और मिक्स कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बन जाएगा दोस्त, ठीक है। असली में हाइड्रोजन ये था, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया जब, तो वो क्या बन गया, H पॉजिटिव बन गया। इस H पॉजिटिव को मैं क्या बोलता हूं, आयन बोलता हूं। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ऐसे ही सेम बात ऑक्सीजन के साथ भी रहेगी कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो एक तरह से क्या होगा, एनायन। ये हो गया कैटायन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसी अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाता है, एनायन हो जाता है। एनायन का मतलब है कि जो अपने अंदर संभाले इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए कि इससे किसी ने छीन लिया, मान लो ऑक्सीजन नहीं छीन लिया इससे, तो ऑक्सीजन ने छीन छीन के अपने पास, दो हाइड्रोजनों से छीन के अपने पास अगर रख लिए, तो ये क्या हो गया, O2 नेगेटिव। अगर मैं बोलूंगा तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो दो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्सीजन ने कहीं से छीन लिए हैं और अपने पास ले आया। अगर ये अपने पास ले आया तो दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन आए, दो नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आए, तो उसको ऊपर हमने दो नेगेटिव लिख दिया, समझ गए। तो ये हो गया O2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं एनायन। वही चीज यहां पे समझाइए कि अगर कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने पास तो वो हो गया एनायन, और अगर कोई छोड़ देगा, अपने नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया उसने, तो वो क्या बन गया, फिर खुद क्या बन गया, वो कैटायन बन गया। तो ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज बन गया। लेकिन एनोड और कैथोड अलग अलग होते हैं। एनोड ये नहीं होता, एनोड में उल्टा है, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये हम आगे चल के देखेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, कैटायन ये होता है और एनायन ये होता है, ठीक है। आयंस का कंसेप्ट भी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको डिपिक्ट किससे करते हैं, ई नेगेटिव लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए कि अनलाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इवन स्मॉलर कंपोनेंट। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन को खुद को ही हम एक स्मॉलर कंपोनेंट मानते हैं, ये नहीं बोलते कि इलेक्ट्रॉन किसी दो चार कंपोनेंट से मिलके बने। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं वो क्वार्ट्ज से मिलके बने हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी से बनके बने, इलेक्ट्रॉन खुद ही इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज याद रखने योग्य है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.108 या 9.109 इंटू 10 की पावर -31। ये 10 -31 नहीं है, ये है 9.109 इंटू 10 की पावर माइनस में 31 kg, ये है। और ये जो होता है ये 1/1836 द मास ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे भी हमने यही लिखी है कि 1/2000 टाइम्स कम होता है प्रोटॉन से। आप देखिए, अगर ये इतना है, प्रोटॉन के मास से 1/2000 है उसका ये, तो आप खुद समझ जा रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा कम है कि इसको लेने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम एटॉमिक मास के अंदर कभी भी इसको लेते ही नहीं हैं। फिर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हैज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना होता है वो समझना। ये होता है माइनस में 1.602 इंटू में 10 की पावर -19, और ये होता है कूलम में C। ये जो एरो लगा है ना यूं ऊपर, इसका मतलब होता है पावर, तो 10 की पावर -19 ऐसे करके, ठीक है। ये इतना इसके ऊपर चार्ज होता है। और प्रोटॉन के पास कितना होगा अगर मैं बोलूं तो इसी का पॉजिटिव जो होता है वो प्रोटॉन के पास होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है। इनके ऊपर जो चार्ज है सेम रहता है। मास की बात नहीं कर रहा, चार्ज की बात कर रहा हूं कि कितना ये नेगेटिव है, कितना ये पॉजिटिव है। जैसे बिजली का चार्ज होता है ऐसे इनके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए, इसी का इक्वल और अपोजिट किसके पास हो गया, प्रोटॉन के पास हो गया। इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। समझना, मैंने क्या बोला था आपको कि एक पूरा सेंटर होता है, जो सेंटर के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर घूमते हैं, शेल्स के अंदर घूमते हैं। तो वो जो है इसके सेंटर का पार्ट नहीं है, वो बाहर का पार्ट है। वही चीज यहाँ पे हमने लिख दी है कि ये इनसाइड न्यूक्लियस नहीं होते, ये आउटसाइड न्यूक्लियस होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी बोहर मॉडल आज ही की क्लास में पढ़ेंगे सारे मॉडल्स ये। तो जो बोहर का मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और शेल। तो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट और शेल के अंदर यूं यूं गोल गोल इसके अंदर घूमते रहते हैं।
ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बोहर बोल रहा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा। तो तो इसीलिए यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि न्यूक्लियस से बाहर ही है ये। फिर द इनवेरिएंट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg है। ये kg में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्राम में अगर बोलना हो तो कितना लिखूंगा मैं, kg को ग्राम में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। और फिर यहाँ पे 31 है, तो 31 में से 3 कम कीजिए तो 28 हो गया ना, हाँ 28, तो 10 की पावर -28 हो जाएगा अगर मैं ग्राम में लिखूंगा, लेकिन ये kg में लिखा हुआ है। चलो, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्ले बोथ पार्टिकल प्रॉपर्टी एंड वेव प्रॉपर्टी। देखिए यूजुअली क्या होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम दो तरह की प्रॉपर्टी लेते हैं। एक पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी होती है कि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है चीज़, और दूसरी होगी वेव वाली प्रॉपर्टी, है ना। तो जैसे लाइट होगी, है ना, साउंड होगी, ये वेव्स हैं सारी की सारी, है ना। तो एक होगी वेव वाली प्रॉपर्टी, एक होगी पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी। लेकिन इसकी डुअल नेचर है इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है। ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर आप, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि अगर आप इसकी पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो फिर आप उस टाइम पे इसकी मोमेंटम डिसाइड मत कीजिए। मोमेंटम क्या होता है, पी होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ के आए हैं। नहीं पता तो फिजिक्स को पहले पढ़ के आओ, तभी तो पहले फिजिक्स पढ़ाई उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो आप देखिए कि P इज इक्वल टू mv है, तो यहाँ पे अगर आप मोमेंटम निकाल रहे हो उसकी, तो फिर मोमेंटम ही निकालो। फिर आप ये मत बोलो कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। और अगर आप इसकी पोजीशन निकाल रहे हो कि ये किस जगह पे है, तो तब इसकी मोमेंटम मत निकालो। ये मत बोलो कि भैया इस इलेक्ट्रॉन की ही ये मोमेंटम होगी, ऐसा मत करो, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। और तीसरा, 8वें के बाद 9वां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया, तो वो हमने देखेंगे कि जे थॉमसन ने किया। अभी इनके एक्सपेरिमेंट देखेंगे डिटेल के अंदर कि भाई जे थॉमसन ने ऐसा क्या किया कि उसको इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, सब देखेंगे। अब नेक्स्ट हम प्रोटॉन की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं? क्या आपको बात समझ में आ रही है? हम कहाँ घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं एक एटम के अंदर, हम एक एटम के अंदर घूम रहे हैं, और एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। बार बार बोल रहा हूं, इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, इसमें होते हैं न्यूट्रॉन, और साथ में यहां होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम देख के आ गए। अब हम बात करने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले मैं प्रोटॉन की बात करने वाला हूं। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। चार्ज इसके ऊपर इतना होता है, मास इसका इतना होता है, ये सब लिखी हुई हैं यहाँ पे बातें भी। और डिस्कवर किसने किया? रदरफोर्ड ने किया है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट से, वो हम देखेंगे, ठीक है। अर्नस्ट रदरफोर्ड जो है इसके डिस्कवरर हैं। लेकिन अभी पहले मैं पूरा यहाँ पे थियरी आपको समझा देता हूँ। वो टेबल तो है ही आपके लिए देखने के लिए। पहली बात कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। दूसरा है कि मास अगर इसका निकालना हो तो हम बोलेंगे मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन एटम के बराबर मैं इसको क्यों ले रहा हूं? आप मेरे को बताओ। मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन एटम है। अगर इस हाइड्रोजन एटम के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन भी बाहर चला गया तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन कोई ले गया इसका, तो इसके पास क्या रह गया? कमी हो गई, तो इसीलिए ऊपर लिख दिया H पॉजिटिव। जैसे ई नेगेटिव आएगा तो स्टेबल हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके स्टेबल हो गया। लेकिन अब ये अनस्टेबल हो गया तो H पॉजिटिव आ गया। और यही क्या होता है, अब देखिए इसके अंदर क्या रह गया? केवल और केवल एक प्रोटॉन रह गया दोस्त। इसके अंदर क्या रह गया? प्रोटॉन रह गया, न्यूट्रॉन रह गया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, तो चार्ज होता है सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर। तो आप देखिए कि हाइड्रोजन के अंदर जो एक चार्ज डिफाइन हो रहा है पॉजिटिव वाला, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन तो चला गया। तो यानी कि यहाँ पे जो गेम रह गई है मास की गेम, वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोटॉन की रह गई है। इसीलिए इसी प्रोटॉन को, इसके अंदर देखिए न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं है। आप समझना, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, केवल और केवल प्रोटॉन ही होता है। क्योंकि आप देखिए ना कि हाइड्रोजन हो गया, इधर हीलियम हो गया, जो न्यूट्रॉन है वो हीलियम से स्टार्ट होते हैं, वो हाइड्रोजन से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो हाइड्रोजन में केवल और केवल प्रोटॉन होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि क्योंकि इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन तो चला गया और केवल एक ही प्रोटॉन रह गया, तो हमने बोला कि जो इसका मास डिफाइन हो गया, प्रोटॉन का मास कितना होता है? एक हाइड्रोजन के आयन के बराबर हो गया। इसको H पॉजिटिव को क्या बोलूंगा? आयन बोलूंगा। समझा के आया ना अभी आयन क्या होता है? बहुत सीक्वेंस में चल रहा हूं भाई मैं, एक एक चीज सीक्वेंस में बनाई है, तभी तो मेहनत लगाई है। और तो हाइड्रोजन पॉजिटिव, H पॉजिटिव आयन जो है यही डिसाइड करता है कि प्रोटॉन क्या होता है। यही खुद ही प्रोटॉन है। ये प्रोटॉन का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है। ए हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। वैसे भी आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास को हम एटॉमिक मास में लेते ही नहीं है, तो वो तो नेग्लिजिबल है। तो अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ आ रही है तो भी आप समझिए कि हाइड्रोजन के अंदर जो वेट है उसी को हम प्रोटॉन बोल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो उसको नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन के मास को लेके हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन का जो मास है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन।
द मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या 2000 टाइम भी बोल देते हैं मोटे मोटे तौर पे, लेकिन रियल में क्या होता है 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के। इसी वजह से हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल मानते हैं। अब अगर मैं मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन एग्जैक्टली देखना हो कि केजी वगैरह में कितना है, तो आप बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.676 इंटू 10 की पावर -27 kg। लेकिन अगर मेरे को उसको ग्राम में करना है तो ये केजी है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है 10 की पावर -27 है। और अगर मैं 10 की पावर 3 से 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो पॉजिटिव का 3 हो गया और यहाँ पे हो गया -27। तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, पावर्स जुड़ जाती हैं। पता है ना ये सारे रूल हमने पढ़ रखे हैं, बेस के अंदर पढ़ रखे हैं ना, सारे मैथ्स के अंदर पढ़े हुए रूल हैं। अगर नहीं पता तो भाई मैथ्स नहीं मैं पढ़ा सकता। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, पावर मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड कर दीजिए। सर्ट सिंथेसिस वगैरह का कंसेप्ट है ये। तो ये क्या होगा माइनस में 24 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए अब 24 है। ठीक है दोस्त, तो 1.676 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम लिख लीजिए, या फिर 1.676 इंटू 10 की पावर -27 kg लिख लीजिए, एक ही बात है। अगर और ज़्यादा बड़ा करके लिखना है इसको, ये केवल 3 डिजिट तक तो होता नहीं है, वो तो हमने अप्रोक्सीमेशन ली है, तो आप बड़ा करके ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला इतना। सिर्फ आपको ये चार्ज पता ये kg वेट पता होने चाहिए, बस इतना सा। ठीक है, अगर चार्ज की बात करते हैं तो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बराबर होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। बस फर्क इतना ही, इलेक्ट्रॉन में वो नेगेटिव होता है और इसमें ये पॉजिटिव होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन का हम देख के आए थे कि माइनस में था, लेकिन इसका यहाँ पे पॉजिटिव में होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। जबकि आप देखिए कि यहाँ पे कितना था 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम माइनस में था इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहाँ पे क्या है वही चीज पॉजिटिव में है। और इधर मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। और इसके डिस्कवरर कौन है, इन्वेंटर कौन है, एक तरह से अर्नस्ट रदरफोर्ड है। ठीक है, प्रोटॉन के किससे उन्होंने किया, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड के फॉइल का एक्सपेरिमेंट था। पढ़ेंगे अभी, वो भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अब तीसरी चीज आती है न्यूट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर जो जो चीजें थी हम सारी पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज आ गई न्यूट्रॉन। ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, 0 ई लिख देते हैं इसको कि कोई चार्ज नहीं है। ये इसका मास लिखा हुआ है। और लोकेशन की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है भाई, बिल्कुल सेंटर में होता है, साफ सी बात है। और द मास जो होता है न्यूट्रॉन का, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दी प्रोटॉन। इसका होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। जबकि आप देखिए कि प्रोटॉन का कितना है, प्रोटॉन का 1.676 इंटू 10 की पावर -27 kg है। जबकि यहाँ पे देखिए कितना है 1.675। लेकिन अभी ये कंफ्यूजन कहाँ से आ रही है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको इसके लिए ना पूरा ये खोल के देखना पड़ेगा, पूरा खोल के देखिए। यहाँ पे आपने 676 लिख लिया, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये तो आपने अप्रोक्सीमेट करके लिख लिया 676। जब आप इसको पूरा खोल के देखेंगे ना तो आप देखिए 1.672 बनता है। ध्यान देना 1.672 बनता है, वो तो हमने अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में यहाँ 6 लिख लिया। और यहाँ पे देखिए आप कितना बन रहा है 1.675। तो इसका हल्का सा कितना हो गया, ज्यादा हो गया। किससे ज्यादा हो गया, प्रोटॉन से। वो हमें पूरा, इसीलिए मैंने ये दोनों चीजें लिख दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो हल्का सा जो इसका भार है, वो मास है जो, वो हल्का सा क्या है, ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन का। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। अगर AMU, हमने एक यूनिट बनाई थी ना AMU, अगर मेरे को एक AMU बोलना है तो वो लगभग मैं एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही उसको बोल सकता हूँ। यानी कि ये एक तरह से एक AMU हो गया। अब आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा होगा, आइए मैं आपको एक बार AMU के पास लेके चलता हूँ। आपको तब समझ में आएंगी चीज़ें कि कितनी ज़्यादा आपस में कनेक्टेड हैं और कितनी ज़्यादा इजीली आपको मैं रिलेट करके बताऊंगा। ये देखो, आपको यकीन नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे एक AMU को मैंने क्या लिखा था, kg में कन्वर्ट करवाया था 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। आओ 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। बस यहाँ पे 67 है, वहाँ पे 66 है, इसीलिए यहाँ पे 1.008 आया है। तो एक AMU कितना होता है 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसीलिए मैंने बोला कि एक AMU लगभग एक न्यूट्रॉन के भार के बराबर है। उसके एक न्यूट्रॉन के वेट नहीं कीजिए, मास कीजिए, एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। ठीक है दोस्त, तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 AMU बोल दीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट बोलना है तो 1.008 AMU बोल दीजिए। क्यों, वो जो पॉइंट के बाद की डिजिट्स चेंज हो रही हैं, बस उसकी वजह से यहाँ पे 1.008 आ रहा है। नहीं तो 00 की कोई खास वैल्यू है नहीं, तो लगभग बराबर ही है।
सिंस न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, देयर मास कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमिन्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक्स। यूजुअली हम मास जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, तो इसीलिए इसका मास निकालना मुश्किल हो जाता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। अगर एग्जाम में कभी आए कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से बताइए कि किसका हम भार निकाल सकते हैं, किसका मास निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे कि भैया इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, प्रोटॉन का निकाल सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर चार्ज होगा उसी का निकाल सकते हैं, इसका नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग बट नॉट मच व्हेन कंपेयर टू कॉस्मिक रेज। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से देखूं कि बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेट कौन कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, लेकिन कॉस्मिक रेज होती हैं वो इनसे भी ज़्यादा पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि करके कहीं भी घुस जाएंगी, पेनिट्रेट का ये मतलब है। द टोटल सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम अकाउंट्स फॉर द अप्रोक्सीमेट मास ऑफ एन एटम इन AMU। यानी कि वो तो हम वैसे भी बोल चुके हैं कि एक एटम के अंदर जो मास होता है एक एटम का, वो कैसे डिफाइन होता है AMU के अंदर। एक एटम का मास जो होता है वो डिफाइन होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मास को जोड़ के, तो वही चीज़ हमने बताई है यहाँ पे। और उसकी यूनिट क्या लेनी है, AMU लेनी है, एटॉमिक मास यूनिट लेनी है, ये तो हमें पता ही है, ये तो हम बोल चुके हैं पहले। द न्यूट्रॉन इज नॉट एन एलिमेंट्री पार्टिकल एज इट हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई पूछ ले कि न्यूट्रॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे कि ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है दोस्त, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, तो ये बाद में भी हम देखेंगे, लेकिन आप देख लीजिए अभी इसको। और अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया था इसने, तो ये जो अल्फा पार्टिकल और इनकी बम्बार्डमेंट हुई थी, तो उससे क्या है कि एक तरह से आप समझ लीजिए कि उस एक्सपेरिमेंट से इसने ये किया है, जे चैडविक ने निकाला है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बारे में बता दिया है, एटम के बारे में बता दिया। अब मैं बात करूंगा वैलेंसी की। आप देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, नहीं तो क्या कि चीज़ें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। एक सेकंड रुकिए। हाँ ठीक है, अब आपको दिख जाएगा, ये कुछ भी मिस नहीं होगा। चलिए अब देखो कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी देखिए, अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करनी शुरू कर देगी, और यहाँ अगर ऐसे जाऊँगा तो सेम रहेगी, यानी हाइड्रोजन की सेम रहेगी, लिथियम Na मतलब सोडियम पोटेशियम रूबियम सीजियम फ्रेंशियम इन सब की सेम रहेगी। ऐसी इस ग्रुप में इसमें जाऊँगा तो इसमें सेम रहेगी, इसमें जाऊँगा तो इसमें सेम रहेगी, यानी जो कॉलम्स है ना कॉलम्स में सेम रहेगी। ठीक है, इनको ग्रुप्स बोल रहे हैं, इनको पीरियड बोल रहे हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि ये जो कॉलम्स हैं इनमें सबकी सेम रहेगी। अगर बोरोन की एक है तो एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, मान लीजिए 3 है बोरोन की, तो फिर नीचे तक 3 रहेगी। अगर मान लीजिए कि फ्लोरीन की एक है तो फिर नीचे तक वैलेंसी 3 ही रहेगी सबकी, एक ही रहेगी, है ना। F की एक है तो Cl की भी एक, Br की भी एक, ऐसे रहेगी फिर, यानी ऊपर से नीचे सेम रहेगी। और ऐसे अगर देखेंगे तो पहले इंक्रीज करेगी फिर जाके डिक्रीज कर जाएगी वैलेंसी। अब पर वैलेंसी बोले तो मैं जा रहा हूँ वैलेंसी इंक्रीज कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी, पर ये है क्या वैलेंसी, हम वैलेंसी कर रहे हैं। वैलेंसी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि क्या होती है। जैसे ये क्या है, इसके अंदर क्या है, एटम के अंदर न्यूक्लियस और आपके प्रोटॉन वगैरह हो गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे शेल होते हैं, इन शेल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इसके अंदर भी घूम रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि इस आउटर वाले शेल में, ये जो सबसे बाहर वाला शेल है इसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो बिल्कुल बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जब भी देखिए कि कोई रिएक्शन होगी तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट में आएंगे वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, ना कि अंदर वाले। अंदर वाले तो छुपे हुए हैं, पहले बाहर वाले रगड़े जाएंगे। ये वही है कि सरहद पे जो फौजी खड़ा है वही सबसे पहले अपना सीना आगे करके गोली खाएगा, पीछे जो जनता है वो तो देखिए अंदर छुप के हम बैठे हैं, वही वाली सीन है ये। तो ये सबसे बाहर है, तो इसका रिएक्शन दूसरे से होगा तो सबसे पहले यही जाएगा। अगर जाएगा कोई छीनेगा तो इसी को छीनेगा, ये सबसे बाहर है। ठीक है दोस्त, अब होगा क्या, यहां पे देखिए कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसको हम बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यही डिसाइड करेगा कि वैलेंसी कितनी है। अगर तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो हम बोलेंगे वैलेंसी है 1। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोल रहे हैं तो हम बोल देंगे वैलेंसी है 2। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोल रहे हैं तो हम बोल देंगे वैलेंसी है 3। समझ गए, ऐसे करके वैलेंसी जो है चेंज होती रहेगी। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आई होगी।
इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। द कैपेसिटी, अगर इसको मैं अब सरल भाषा में बोलता हूँ, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू लूज गेन और शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट डिटरमिन्स द वैलेंसी ऑफ द एटम। अब ऐसा हो भी क्यों रहा है ये भी आपको समझनी चाहिए चीज़, कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है ना, आउटर मोस्ट शेल है, आप देखिए कि हर शेल के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि ऑक्टेट का रूल फॉलो होता है। ऑक्टेट का, ऑक्टेट मतलब होता है 8, यानी कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी शेल में नहीं रह सकते हैं। अब मान लो कि किसी में आखिरी में एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम में देखिए कि 11 नंबर है सोडियम का, तो सोडियम में देखिए अंदर वाले में हमेशा 2 होते हैं, 2 हो गए, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ हो गए, तो 8 ये हो गए और 2 अंदर हो गए, तो देखिए सिर्फ अंदर वाले में 2 होंगे, बाकी सब में 8 रहते हैं, तो आप देखिए कि टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। अब एक बचा, तो एक कहाँ पे आ गया, ये बिल्कुल बाहर आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि इसकी वैलेंसी सोडियम की कितनी है, 1 है, लेकिन ये जो इसके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये यही इलेक्ट्रॉन है जिसको या तो ये लूज करेगा, या तो ये लूज करेगा, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं शेयर करेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम इनमें से उठाते हैं, जैसे फ्लोरीन उठाते हैं, तो फ्लोरीन को उठाओगे तो कैसा होगा, फ्लोरीन का देखिए कि अंदर ये मास है पूरे का पूरा, अब इसमें शेल्स बनाते हैं ऐसे, तो पहले तो 2 ही आएंगे, 2 आएंगे, फिर उसके बाद देखिए कि टोटल तो ये 9 है फ्लोरीन का नंबर, तो यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, अब केवल 7 आ गए, जबकि मेरे को पता है कि बाहर कितने रहने चाहिए, 8 रहने चाहिए। अब ये अनस्टेबल है, इसको 1 चाहिए ही चाहिए, ये कहीं ना कहीं से छीनेगा या जैसे भी करेगा, तो इसको जब 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये किससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा। ये क्या है आपका Na है, और ये क्या है आपका फ्लोरीन, देख लेते हैं, तो ये इससे उठा के ले लेगा, यानी कि इसके पास एक फालतू पड़ा इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये भी खुद भी अनस्टेबल है एक तरह से, क्योंकि उसको भी 8 चाहिए हैं बाहर, हमेशा इनको 8 ही चाहिए होते हैं, तो ये अपना एक लूज करके इसको दे देगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और ये क्या है पूरा इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 8 इसके पास पूरे आ जाएंगे। समझ आया बात। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, इसमें हटाता हूँ एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, अभी देखिए इलेक्ट्रॉन आया नहीं इसके पास, ये आना है, तो इसके पास देखिए बाहर कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कमी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, हम बोलेंगे कि इसको भी -1 वैलेंसी है इसकी, एक तरह से माइनस में हो गई इसकी, -1 वैलेंसी हो गई एक तरह से, कि इसको -1 चाहिए है। ठीक है दोस्त, क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है कि अगर मैं +1 वैलेंसी बोल रहा हूं तो इसका मतलब बाहर वाले में शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं -1 बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि वैलेंसी जो है, हम -1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। ऐसी फ्लोरीन के अंदर हम -1 वैलेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन दोस्त इसको चाहिए है, तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हम वैलेंसी बोलते हैं। क्या बात आपको समझ में आई? छोटी सी बात थी, मैंने बहुत शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश की है, नहीं आई है तो भाई कोई नहीं समझा सकता, इस दुनिया में कोई नहीं है जन्म लिया किसी ने कि आपको ये बात समझा दे। हाँ, आगे कुछ है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे वही बता रखा है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास तो ऑलरेडी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1। लिथियम के अंदर देखिए 3 है, तो अंदर वाले में देखिए कि 2 होते हैं, फिर 1 बनाया तो यहाँ तीसरा, तो इसकी 1 वैलेंसी होगी, बाहर वाले में 1 ही है। फिर आप बेरियम में देखिए, बेरिलियम में देखिए, बेरिलियम में 4 हैं, तो आप समझो कि अंदर तो मास है, यहाँ पे 2 होंगे पहले शेल में, दूसरे में कितने होंगे, 1 और 2, तो हो गए 4 इसके। तो इसकी बाहर वाले शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी 2 हो गई वैलेंसी। ऐसे आप किसी की भी निकाल सकते हैं, जिसकी भी निकालनी हो। नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन के अंदर क्या होगा, ये मास है अंदर, यहाँ 2 हो गए, और यहाँ पे बचे कितने इसके पास, 5 बचे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो इसको कमी कितनी है, कमी इसको 3 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसकी 3 वैलेंसी हो गई। ऐसे करके आप समझ पा रहे हैं कि -3 होगी इसकी वैलेंसी, ये इस तरह से है, तो इसकी -3 है तो सभी की -3 होगी। ऐसी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होगी, फिर 2 हो गई। अब समझना, यहाँ पे -3 -2 -1 इनकी 0 होती है, ये स्टेबल ही रहते हैं, नोबल मेटल हैं। समझना कि ये नोबल कैसे हैं, जितना भी आप देखिए कि ये नोबल मेटल नहीं है, ये नोबल गैसेज हैं,
हीलियम होगी, नियोन होगी, आर्गन होगी, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एयर में भी है ये, कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये एकदम नोबल गैसेज हैं। अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड को नोबल मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए बोलते हैं कि गोल्ड को पहनिए हाथ में, आपको अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी को अच्छी चीज़ देगा, प्योरिटी देगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से अपनी नोबलिटी आपको दे रहा है, एक तरह से समझ लीजिए, बस यही है गेम, ठीक है। और यहाँ पे जैसे वैलेंसी बोले तो इसकी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई वैलेंसी। आप समझ रहे हैं कि वैलेंसी का ट्रेंड क्या है? बस मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इन डायग्राम्स के थ्रू। अब मैं बात करता हूं कि आइसोटोप और आइसोबार में क्या फर्क है। आइसोटोप देखिए वो होते हैं, 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। आइसोटोप में क्या हो रहा है कि सेम एटम है, आप देखो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए। दुनिया 3 ही चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। लेकिन यहां पे क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन के एटम मैंने यहां पे बना दिए। आप देखिए कि है तो तीनों हाइड्रोजन, लेकिन इनमें फर्क है। इनमें फर्क क्या आ जाएगा? देखिए सेम एटॉमिक नंबर रहेगा, एटॉमिक नंबर थोड़ी बदल जाएगा। सेम एलिमेंट है, सेम एटॉमिक नंबर है, बट डिफरेंट मास है इसके अंदर, समझना। इसी को बोलते हैं आइसोटोप। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले में क्या है? एक ही प्रोटॉन है। अगर प्रोटॉन एक है तो हम मास कितना बोले? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। आप देखिए हाइड्रोजन में होता ही नहीं, मैं बोलता हूं। तो एक ही प्रोटॉन है तो क्या हो गया? एक इसका मास हो गया, एटॉमिक मास हो गया। लेकिन अगर किसी तरीके से आप, मैं बोल रहा हूं ना कि कई सारी ऐसे होती हैं इसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन है, और ये कई अलग अलग फॉर्म्स में चीजें रहती है। हाइड्रोजन है जो 3 चीजों में रहता है, 3 फॉर्म में रहता है। ये इसके अंदर एक अनस्टेबिलिटी भी आती है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन फंस जाता है आके। ऐसा भी होता है, एक स्टेज इसकी ऐसी है कि जिसमें ये न्यूट्रॉन के साथ भी यूं फंसा हुआ रहता है। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, क्योंकि इसके अंदर 2 आ गए हैं अब, है ना। तो यहां पे क्या है? इसका एटॉमिक मास एक न्यूट्रॉन का हो गया, एक प्रोटॉन का हो गया, तो दोनों का मिला के कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसलिए यहां पे क्या हो गया? इसका मास नंबर बदल गया, इसका मास नंबर 2 हो गया, कि 2 लोगों का मास ऐड होगा। फिर ऐसे ही कई बार क्या होता है कि एक और न्यूट्रॉन आके यहाँ फंस जाएगा साथ में, तो ये 2 न्यूट्रॉन हो गए, एक प्रोटॉन हो गया। तो कितने अंदर लोग हो गए? 3 लोग इसी कमरे में आके फंस गए, तो ये हो गया ट्रिटियम। ये जो होता है ना ड्यूटेरियम वाला, ये उसके लिए भी यूज होता है, मॉडरेटर के तौर पे भी यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर उनको रोकने के काम आता है, तो वहां भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को कि एक तरह से क्या हो रहा है, ये मास नंबर 2 के फॉर्म में आ गया है। बस ये आप समझिए कि ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि इनका मास नंबर बदल रहा है। मास नंबर 1 है या मास नंबर 2 है या मास नंबर 3 है, वो कौन किसकी वजह से हो रहा है? वो न्यूट्रॉन के आने की वजह से हो रहा है, जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? एक तरह से आइसोटोप हो गए। एक एलिमेंट एक ही है, एलिमेंट नहीं बदल रहा है, और उसका एटॉमिक नंबर भी नहीं बदल रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो सेम ही है, 1 1 1, प्रोटॉन तो नहीं बदले हैं। हम प्रोटॉन के बेसिस पे तो एटॉमिक नंबर देते हैं। तो यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, और वो एलिमेंट खुद भी सेम है, तीनों हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर भी एक ही है तीनों का, लेकिन उनका मास नंबर अगर बदल जाए, अगर उनका दे हैव डिफरेंट मास नंबर, तो हम बोलेंगे वो क्या है? आइसोटोप हैं। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आई? एलिमेंट्स विच, या फिर ये कह लीजिए कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element with same atomic number but different mass number are known as isotopes। ये हो गए आइसोटोप। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे कार्बन के अंदर भी, ये कार्बन 12 एटम, मैंने बोला था कि कार्बन 12 का 1/12 लेना होता है AMU के अंदर, याद कीजिए। तो ये हो गया कार्बन 12, एक हो गया कार्बन 13, एक हो गया कार्बन 14। जी हाँ, ये कार्बन ऐसे ही रहता है, 3 चीजों में 3 आइसोटोप है कार्बन के। होता क्या? यहाँ पे 6 प्रोटॉन, यहाँ भी 6 प्रोटॉन, यहाँ भी 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब एटॉमिक मास सेम है। लेकिन फर्क किस में आया? यहाँ 6 न्यूट्रॉन या 7 न्यूट्रॉन, यहाँ 8 न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से यहाँ मास नंबर 12 हो गया, यहाँ मास नंबर 13 हो गया, यहाँ मास नंबर 14 हो गया। इसीलिए ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो बदल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से इसका आइसोटोप बना रहे हैं दोस्त, यानी मास नंबर बदल रहे हैं। जहां पे मास नंबर चेंज हो गया वो क्या बन गया? आइसोटोप बन गया। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरी चीज देखूं, वो होती है आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है? तीनों एलिमेंट अलग हैं दोस्त। ये है आर्गन, ये है पोटेशियम, ये है कैल्शियम, तीनों अलग हैं। लेकिन आप देखिए इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो नहीं सकता, तीनों में प्रोटॉन थोड़ी सेम हो जाएंगे। हमने तो जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो बनाया इस बेसिस पे कि जिसमें 1 प्रोटॉन उसको पहला नंबर दे दो, जिसमें 2 प्रोटॉन उसको दूसरा नंबर दे दो। तो यहां तो प्रोटॉन सेम हो ही नहीं सकते, यहां प्रोटॉन सेम हो ही नहीं सकते, तो यानी एटॉमिक नंबर सेम नहीं है यहां पे। लेकिन यहां पे क्या है? मास नंबर सेम हो गया। अब समझना दोनों में फर्क क्या है। यहां पे सेम ही एलिमेंट था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन कार्बन। यहां पे
तीनों एलिमेंट बदल गए। यहाँ पे है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एलिमेंट भी अलग है और इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है, जो कि होना ही चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है, इसका 20 है, एटॉमिक नंबर भी अलग अलग है। लेकिन इन तीनों के भाई मास सेम हो गए, मास नंबर सेम हो गए। यहाँ पे देखिए 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो मिलके हो गए 40। यहाँ पे 19 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन है तो मिलके हो गए 40। यहाँ पे 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन है तो मिलके हो गए 40। समझना तो ये मास नंबर सेम हो गया दोस्त। और ये देखिए आपकी प्रोटॉन तो अलग अलग ही है, यहाँ 18 है, यहाँ 19 है, यहाँ 20 प्रोटॉन है, प्रोटॉन अलग अलग है। ये न्यूट्रॉन का फिर गेम चेंज हो गया। यहाँ पे बदल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गए। लेकिन न्यूट्रॉन इस हिसाब से चेंज हुए हैं कि भैया इसका मास जो है, मास नंबर जो है वो नहीं बदला। मास नंबर यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, तो इसको बोलते हैं आइसोबार। क्या आपको समझ में आया? आप आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। जहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा और बाकी एलिमेंट्स बदल जाएंगे सारे के सारे, वो हो गया आइसोबार। यानी जिनका सबका मास नंबर सेम हो जाए और जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए लेकिन मास नंबर बदल जाए। एटॉमिक नंबर तो सेम है सब में, मास नंबर बदल रहा है, ये देखिए, तो वो क्या हो गए? आइसोटोप्स हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इतनी एनर्जी से बताया। चलिए अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन्स के जन्म की। इलेक्ट्रॉन्स का जन्म तो हम नहीं बोल सकते, एक तरह से इनकी डिस्कवरी बोल सकते हैं। जन्म तो हो ही रखा था, भगवान ने कर रखा है, लेकिन इनकी खोज किसने की? वो है साहब जे थॉमसन साहब। ये इन्होंने किया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके बलबूते पे इन्होंने क्या किया, ये डिसाइड कर दिया कि भैया ये इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई वस्तु होती है। ही डिड दिस यूजिंग ए कैथोड रे ट्यूब विच इज ए वैक्यूम सील ट्यूब। वो वैक्यूम के साथ सील कर दी। ये पूरी की पूरी कैथोड रे की एक ट्यूब थी, उसको वैक्यूम के अंदर रख दिया, सील कर दिया पूरा का पूरा, एयर से कोई कांटेक्ट ना आए इसलिए। अब इसने क्या किया, विद ए कैथोड एंड एनोड ऑन वन एंड दैट क्रिएटेड ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द अदर एंड। अभी देखिए, इसमें मैं समझाऊंगा, अभी आप समझते रहना। द एयर इनसाइड द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू द। अब मैं समझाता हूँ इसको, ऐसे नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे समझना। इस डायग्राम में आपको ज़्यादा समझ आएगा, यहाँ पे शायद उतना अच्छे से आपको समझ ना आ पाए। पहले इसका इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्यूब ली उसने, जे थॉमसन साहब ने ट्यूब ली, तो ट्यूब के अंदर क्या किया, अब देखो एक तरफ था पॉजिटिव चार्ज, अब वहाँ पे उन साहब ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक इलेक्ट्रोड जिसका नाम था एनोड। अब एनोड को हमने कहाँ लगा दिया, पॉजिटिव एंड पे, टर्मिनल के। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये देखो पॉजिटिव एंड से तार जोड़ी, तो ये पॉजिटिव एंड है बैटरी का, यहाँ पे लगा दिया हमने एनोड। इसीलिए मैंने बोला था कि एनोड को हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि आप देखिए नेगेटिव एंड पे हमने कौन सा लगा दिया, कैथोड लगा दिया। ये देखिए नेगेटिव एंड पे जुड़ा हुआ है बैटरी के साथ, तो यहाँ पे लगा दिया कैथोड। इसीलिए मैंने बोला था कैथोड को हम यूजुअली नेगेटिव लेते हैं, जबकि एनायन नेगेटिव होता है और कैटायन पॉजिटिव होता है, उल्टा है यहाँ पे। यहाँ पे एनायन का मतलब समझ के आप कहीं इसको नेगेटिव मत समझ लेना, इसीलिए इसको पॉजिटिव बोलेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव बोलेंगे कैथोड को। अब होता क्या है यहाँ पे दोस्त इसके अंदर, कि जैसे ही आप इसमें से हाई वोल्टेज का करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर जो एयर है, एयर के पार्टिकल जो हैं वो बहुत ही लो प्रेशर में है। ये नहीं कि एयर बहुत ज़्यादा आपने सप्रेस करके बिल्कुल पास रखी हो, दूर दूर है एयर। तो आप मेरे को बताओ कि क्या एयर में से कभी कोई करंट निकलता देखा आपने? कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है एयर में। अगर करंट फ्लो कर रहा होता तो मैं यूँ बिजली की तार करता और वो करंट फ्लो करके हमारे को लग जाता, हम मर जाते, फिर हमारे में से कोई जिंदा ही नहीं होता, ना हम होते, ना कोई जानवर होता, ना दानव होता, कुछ नहीं होता। तो यहाँ इसका मतलब है कि नॉर्मली एयर के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल लो प्रेशर में होता है, दूर दूर होते हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाई वोल्टेज यहाँ पे पकड़ा दी। जैसी हाई वोल्टेज दी तो वो करंट इसके अंदर दौड़ने लग गया, करंट यहाँ पे दौड़ने लग गया। लेकिन अब हाई वोल्टेज देने के बाद हुआ क्या कि भाई ये तो अंदर तो एयर है, अंदर कोई तार तो लगी नहीं हुई है, बट फिर भी क्या हो गया, अंदर एक बीम आई लाइट की। आप समझना, एक लाइट की पतली सी बीम आई, यहाँ पे दिखाई देने लगी, एक पतली सी बीम दिखाई देने लगी। यहाँ पे क्या हुआ, एक लाइट की पतली सी बीम दिखाई देने लगी। ये दिख रही है आपको, ये पतली सी बीम जो है लाइट आने लग गई। तो हमने देखा भाई कि अंदर तार तो है नहीं, ना कोई ऐसा एलिमेंट लगा हो, ये लाइट कहाँ से आ रही है साला? तो फिर हमें समझ में आया कि अंदर जो ये पार्टिकल्स थे ना एयर के, ये कंडक्ट कर रहे हैं पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को अंदर भी। ये अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि भाई फिर कुछ ना कुछ तो है, अब इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया, बीच में ना
इसी रे के यहाँ पे एक समझ लिए एक डब्बा से लगा के देखा, कुछ अंदर रोकने के लिए लगा के देखा, तो हमने देखा कि इसकी शेडो भी बनने लग गई, यहाँ से लाइट उसकी शेडो भी बनाने लग गई। तो इसका मतलब है कि लाइट एकदम पतली बीम स्ट्रेट चल रही है, कि कोई ऐसा नहीं कि कभी यूं चल रही कभी यूं चल रही है। इसका एक तो इन्फ्रेंस ये निकला कि ये एकदम स्ट्रेट चल रही है। फिर हमने सोचा कि कहीं इस लाइट के अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी है भी कि नहीं, ये पता किया जाए। हमने छोटा सा एक पंखा लगा दिया, जे थॉमसन साहब ने लगाया, हमने तो क्या लगाना था, ये पंखा लगा दिया। अब जैसे ये इस पंखे पे पड़ती है तो ये पंखा यूं गोल गोल घूमने लग जाता है। तो हमने देखा कि भाई इसके अंदर तो काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि ये चल रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी, पंखा घूम रहा है। दूसरा हमने ये इन्फ्रेंस निकाला। फिर हमने तीसरा सोचा कि हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, नीचे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया हमने। तो हुआ क्या है, ये बीम जो सीधी जा रही थी ना, वो बीम इसकी तरफ यूं मुड़ गई, यूं मुड़ गई। वहां से हमने देखा कि भाई ये मुड़ गई अगर, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब खुद ये नेगेटिव है। अब देखो ना कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव के पास जाएगा, दोनों चार्ज अलग अलग होंगे तभी जुड़ेंगे। नॉर्थ और साउथ पोल आपस में जुड़ते हैं, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में थोड़ी जुड़ेंगे, वो तो यूं रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड दिया तो ये तो इसकी तरफ झुक गई। इसका मतलब कि ये पक्का इलेक्ट्रॉन का ही जो है, इलेक्ट्रॉन ही इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की ही बीम आ रही है। यहां से ये क्लियर हो गया हमें। फिर हमने सोचा कि अब देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है कि नहीं। तो हमने क्या, एक मैग्नेट ठूस दिया यहाँ पे नॉर्थ साउथ करके। तो जैसे हमने ये ठूसा तो हमने देखा कि यार यहाँ से ये लाइट आके और इसकी तरफ यूं मुड़ गई, ये लाइट यूं इस मैग्नेट की तरफ मुड़ गई। इसका मतलब कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी इंपैक्ट में आ रही है। तो ये 4 इन्फ्रेंस हमने जे थॉमसन साहब ने इसमें से निकाले, जो कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए हैं मोटे तौर पे। अब इससे हमें पता लगा कि जे थॉमसन साहब को पता लगा कि भैया इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? और ये इनडिविजिबल है, इसको फर्दर कोई ब्रेक ब्रूक नहीं कर सकते हैं। अब देखो थॉमसन साहब ने एक और चीज बोली, इस मॉडल में है क्या था एटम के में। इन्होंने अब पूरे एटम को डिफाइन करने की कोशिश की। इन्होंने इसी मॉडल से पूरे एटम को डिफाइन करने की कोशिश की। इन्होंने बोला एटम जो होता है ना वो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का बना होता है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन्होंने थोड़ा सा ना गड़बड़ कर दिया काम। इन्होंने बात तो ठीक डिस्कवर कर ली थी, लेकिन आगे जो मॉडल दे दिया वो आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा। ये क्या बोल रहे हैं, एटम कंसिस्ट किसका होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर का होता है। एक स्फीयर है जो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिव चार्ज से स्फीयर बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बीच में है। वो बोलता है यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में पड़े हुए हैं, जबकि हमें पता है होता इसका उल्टा है। हमें पता है कि यहां पॉजिटिव चार्ज होता है बीच में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो इन्होंने उल्टा दे दिया मॉडल। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना वो धीरे धीरे एक एक स्टेप में रिफाइन हुई है। ऐसा नहीं कि जिसने पहले बता दिया वही सही होगा, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा नहीं है यहाँ पे। हाँ, पर एक चीज इन्होंने सही बता दी थी कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है, वो डिफाइन हो गया था यहाँ से, वो एकदम करेक्ट डिफाइन हुआ। लेकिन जो पूरा मॉडल बता रहे थे एटम का कि भैया एटम ऐसा होता होगा, अपने दिमाग से इन्होंने सोचा कि ऐसा ही होता होगा, तो ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट भी हर बार सही नहीं होते हैं, तो ये गड़बड़ कर दी। और इन्होंने इस मॉडल को किससे कंपेयर कर दिया मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में इनका तरबूज खाने का मन किया होगा, गर्मियों का समय होगा वहाँ पे, तो ये फ्रूट लेने के लिए एक दिन निकले मार्केट के अंदर। इनको देखा, इनका मन में जैसे ही इन्होंने वाटरमेलन को देखा, तरबूज को, लजीज है ना, तो फिर ये तरबूज लेके आए उस दिन। अब देखिए साइंटिस्ट लोग हैं, वैसे ही 10-10 साल तक तो लैब में रहते हैं, लेकिन एक दिन भरी दोपहर में धूप में निकल लिए। तो जब तरबूज को लेके आए घर पे, तो इन्होंने सोचा बीवी तो है नहीं थी, तो खुद ही काटना पड़ा उस दिन। अगर बीवी होती तो फिर ये आइडिया इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि फिर तो बीवी काट के देती ना उसको छोटा छोटा करके, फिर ये आइडिया कहाँ से आ जाता है। अब बेचारे को काटना भी खुद ही पड़ा, है ना। साइंटिस्ट आदमी है, कहाँ एक्सपेरिमेंट करने थे, कहाँ हाथ में छुरी पकड़ा दी, क्या तुम इसको बचर बनवा रहे हो, है ना। तो फिर यूं यूं करके बेचारे ने तरबूज काटा उस दिन। अब काटा तो था खाने के लिए, लेकिन बेचारे को नसीब नहीं हुआ खाने के लिए। क्यों? वहां भी इसका दिमाग चल पड़ा कि चलो यहाँ भी हम केमिस्ट्री लगाते हैं। तो इसने भाई ने क्या बोला कि ये जो चीज है ना, ये मैं पूरा मॉडल बता रहा हूँ, एक तरबूज से कंपेयर कर दिया। बोलते कि एक तरबूज जैसा होता है, वाटरमेलन जैसा। अब इसमें जो लाल लाल रंग है ये तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो छोटे छोटे काले काले से कण दिख रहे हैं ना तुम्हें, बीच में बीज दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से, ये क्या है, यही ससुरे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यही नेगेटिव चार्ज है। तो इन भाई, और ये रियल बात है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा कि ये तरबूज है, इन्होंने ही बोला था। तो जो इन्होंने बोला मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज के अंदर ही ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बीच में कहीं फंसे पड़े हैं, इन्होंने ये बोल दिया, ठीक है दोस्त। बाद में फिर रिफाइनमेंट्स हुई हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन से इन्होंने कंपेयर किया था। और
बस वही चीज़ है, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जो मैंने अपने भाषा में समझा दिया। अब रेडियो एक्टिविटी की अगर मैं छोटी सी बात और कर लेता हूँ, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? ये होती है फॉर द इट इज द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेज एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स। समझना, मैंने अभी आपको समझाया था कि हाइड्रोजन का जैसे हमने देखा, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या था? हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता था पहले, लेकिन एक धक्के से आके न्यूट्रॉन फंस गया, तो ये क्या हो गया? एक तरह से ये हो गया अनस्टेबल। तो इसीलिए मैंने बोला था ये क्या है? रेडियो एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। तो जब भी इसको लूज करना है न्यूट्रॉन को, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत सारी एनर्जी को भी लूज करेगा। इट लूजेज एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल है ये कैसे लूज करेगा? ये रेज की फॉर्म में, कभी अल्फा बीटा गामा ये सब रेज निकालेगा इसमें से, एक तरह से इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए। और फिर क्या होगा? एनर्जी को भी लूज करेगा और यहाँ से बहुत सारी एनर्जी बनेगी। और रेडियो एक्टिविटी इसी को ही दोस्त कहते हैं। अब देखिए इट्स ये सब करता है, अल्फा बीटा पार्टिकल्स को निकाल के ये सब लिखा हुआ है। स्पॉन्टेनियस होती है, ये किस में होती है? जहाँ पे अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि ये देखिए ड्यूटेरियम है ये, तो यहाँ पे तो एक ही प्रोटॉन होना चाहिए था, लेकिन असली में एक न्यूट्रॉन भी आ गया, तो इस वजह से ऐसा हो गया। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। आगे अब हम रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं। अब देखिए कि जे थॉमसन ने तो किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, कैसे की वो बता दी। अब रदरफोर्ड की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली एग्जाम में पहले भी ये सवाल आ चुके हैं कि रदरफोर्ड का मॉडल बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट, ये आया हुआ है एसएससी के अंदर भी आया हुआ है ये सवाल, और एक किसी भी वनडे एग्जाम में आ सकता है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है बताइए कि क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है हमें। दो स्टेटमेंट दे दी, फिर आगे पूछ लिया कि स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। अब फंस गया बंदा भाई कि अब एक स्टेटमेंट तो चलो हो सकता है पता भी हो, फिर दूसरी तो पता नहीं थी तो वहां पे फंस गया। अब इसीलिए आपको रदरफोर्ड मॉडल में पूरा पढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसी बोहर मॉडल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्त। अब वही है कि लोग ना पढ़ाएं तो ना पढ़ाएं, पर हमारा काम है कि जो चीज़ आ गई ना एक बार एग्जाम में, मैं छोड़ूंगा कोई नहीं, पढ़ा सारी दूंगा, ताकि एग्जाम में आए तो आपको पता तो हो। आप ये ना बोलो कल को कि सर आपने नहीं पढ़ाया था, पेपर में आ गया, ऐसे कैसे आ गया। पढ़ाएंगे हम। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन ए थिन गोल्ड फॉइल, हिज ऑब्जर्वेशंस वर। अब देखो इसने क्या किया, एक ये गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड का एक्सपेरिमेंट हो रहा है गोल्ड फॉइल वाला। अब यहाँ पे इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, यहाँ पे पूरी एक बीम मारी इसके ऊपर, ठीक है। किसकी मारी? अल्फा पार्टिकल की। और ये अल्फा बीटा गामा ये सब क्या रेडियो एक्टिव होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल की एक बीम जोर के इसके ऊपर मारी। तो अब इस बीम से क्लियर क्या हुआ वही हमें बता रहा है कि ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड टुवर्ड द गोल्ड शीट पास्ड थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। अब होता क्या है कि ये जैसे इसने पास किया ना, तो इन्होंने देखा कि पीछे ना बहुत सारा रेस तो ऐसे ही पास कर गई, यानी कुछ हुआ ही नहीं, वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। यूजुअली आप किसी से बीम मारेंगे तो कुछ तो वापस आएगी, लेकिन आई वापस, लेकिन उतनी नहीं आई। बहुत सारी बीम्स पीछे की तरफ ही चली गई। जब पीछे की तरफ गई तो इन्होंने क्या बोला कि ये बहुत सारे एटम हैं। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी यूं ही पास हो गई, यूं ही पास हो गई। अब देखो हैवी मास कहाँ पे होता है? हैवी मास होता है सेंटर में, ये होता है न्यूक्लियस। अब कोई चीज भारी चीज से रे टकराएगी तब तो पीछे आएगी। अब जब अगर वो इससे टकराई ही नहीं, वो इधर उधर से ही निकल गई, तो इसका मतलब है कि एटम के अंदर बहुत सारा मास खाली होता है, स्पेस खाली होता है। यहीं पे तो वो इलेक्ट्रॉन डोल रहे होते हैं इधर उधर। तो भैया ये बीम सीधी यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये तो यूं ही निकल गई बहुत सारी बीम्स। इससे क्लियर हो गया कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है। ठीक है दोस्त, पहली ऑब्जर्वेशन इसको मिली। फिर दूसरी क्या मिलती है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल, हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। होता क्या है, कुछ पार्टिकल ऐसे आए, कुछ रेज ऐसे आई और हल्का सा यूं डिफ्लेक्ट कर गई, हल्का सा। ये तो देखिए ना, ये पूरी ऐसे निकल गई, ये पूरी ऐसे निकल गई सीधी, लेकिन ये हल्का सा यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे टच करके यूं डिफ्लेक्ट हो गई। फिर कुछ आई जो इसके बीच में लगी, तो वो बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पीछे को आ गई, लगभग 180 डिग्री। तो भाई इसने देखा कि ये जो मास है ना, पॉजिटिव चार्ज है, ये बिल्कुल सेंटर में है और एक छोटी सी जगह पे एक्यूमुलेटेड है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज पूरा ऐसे फैला होता, वो जो कौन बता रहे थे इसको, जे थॉमसन साहब जैसे बता रहे थे कि भैया ये तो पूरा फैला होता पॉजिटिव चार्ज, बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन होते नेगेटिव चार्ज। अगर ऐसा होता दोस्त
कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला होता तो ये जो रे मारी थी वो तो सारी पीछे को आती ना फिर डिफ्लेक्ट होके, ऐसा तो है नहीं था। और दूसरी बात है कि ये बहुत हैवी होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे पूरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हैवी चार्ज जब बीच में पड़ा है तो वहां से हल्की सी टकरा के इसकी बाउंड्री से उधर को गई। इसका मतलब है कि ये कहीं बीच में है, ये पूरे में फैला नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट इसका समझ में आया। फिर तीसरा था पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, वो तो अभी हम बता ही दिया। Very few of the alpha particles were deflected back. That is, only a few alpha particles had nearly 180-degree angle of deflection. So the volume occupied by the positively charged particle in an atom is very small as compared to that of the total volume. इसका समझना मतलब बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो इसके बिल्कुल बीचों बीच लगे हों और यूं वापस आए हों 180 डिग्री यू टर्न मार के, है ना, यहाँ पे लगे और वापस यूं ही आ गए। क्यों? क्योंकि हैवी मास था तो इसके आगे नहीं जा पाए, बाकी जगह से तो निकल गए लेकिन इसके बीचों बीच जब लगे और वापस आ गए। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी ये जो वॉल्यूम है, ये पूरे एटम की वॉल्यूम का बहुत ही छोटा भाग है। ये चीज़ भी इन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है दोस्त, बस यही सारा का सारा खेल खत्म। अब रदरफोर्ड ने क्या है, एक तरह से क्या बता दिया हमें, प्रोटॉन के बारे में सारी चीज बता दी। यानी रदरफोर्ड कंक्लूडेड इन दी मॉडल, यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ये 3 पॉइंट आएंगे। अब इन 3 पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में, और वो बोलता है कि ये तीनों पॉइंट सही थे, रदरफोर्ड ने बोले थे कि नहीं बोले थे। आइए देख लेते हैं। रदरफोर्ड कंक्लूडेड द मॉडल ऑफ द एटम फ्रॉम एन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट वो बोलेगा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वो किस चीज पे किया? गोल्ड फॉइल पे किया, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस रे से किया? अल्फा पार्टिकल फेंके उन्होंने गोल्ड की फॉइल पे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और वहां पे क्या था, जो जे थॉमसन साहब का, वहां पे क्या था? इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट था। वहां पे किससे था? वो सर्किट बना के था पूरा। किसके अंदर था? कैथोड रे ट्यूब के अंदर था। जबकि यहां पे अलग है, यहां पे गोल्ड की प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल मार के हुआ। कंफ्यूजन मत रखना, सब में ऐसे याद करवा दूंगा। अब इसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट बताता क्या? देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है बिल्कुल बीचों बीच एटम के अंदर, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नियरली ऑल द मास, जितना भी मास है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट करता है। वो तो अभी हम समझ के भी आए हैं कि क्यों करता है। पहला पॉइंट हो गया ये, बिल्कुल सही। अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि ऐसा क्या रदरफोर्ड ने बोला, आप बोलेंगे यस बोला। सेकंड बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। तो ये भी किसने दिया? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर दिया। ये भी आप बोलेंगे कि वेल डिफाइंड बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। ये भी किसने बताया? अब ये एटम के बारे में बता रहा है, एक तरह से इन्होंने भी एटम के बारे में बताया। वो जे थॉमसन साहब तो उल्टा पुल्टा बता गए थे, इन्होंने भी एटम के बारे में बताया। लेकिन इन्होंने क्या बोला? दूसरा पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में करते हैं। अब यहीं से आगे जाके क्लेश भी खड़ा होगा। जैसे इन्होंने भी यही सबसे बड़ी गलती कर दी। इन्होंने ये बोलते ही एक गलती कर दी, अभी समझाऊंगा कि क्या गलती कर दी। बट इन्होंने ये बोला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर तीसरा है द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। पूरे एटम के साइज को अगर चेक किया जाए तो न्यूक्लियस का साइज सबसे छोटा है एज कंपेयर टू पूरे एटम। ये भी इन्होंने पॉइंट दिया। ठीक है दोस्त, तो ये 3 पॉइंट दिए और ये तीनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर पूछे जाएंगे तो आप कोई 2 भी दे सकते हैं, कोई 3 पॉइंट भी दे सकता है। स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अब ड्रॉबैक क्या हुआ? He explained that the electrons in an atom revolve around the nucleus in a well defined orbit. इसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे घूमते हैं, डोलते हैं। अब होता क्या कि पार्टिकल्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट वुड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल अगर ऐसे सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो बार बार क्या हो रहा है, उसकी टेंजेंट पे हम देखते हैं कि उसकी जो वेलोसिटी है बार बार देखिए कि चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि वो एक्सेलरेट भी हो रहा है। एक्सेलरेशन आ गई ना उसके अंदर। जब एक्सेलरेशन आ गई तो भाई इसका मतलब है कि या तो ये बहुत ज़्यादा यूं एक्सेलरेट होता रहेगा और बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो फिर डेक्सेलरेट भी होगा। तो ये धीरे धीरे यूं डोल के थक हार के और बीच में ही यहाँ पे गिर जाएगा, सेंटर पे गिर जाएगा फिर तो ये। ठीक है, तो यहां से एक कंसेप्ट इनका गलत हो गया। इन्होंने जब ये बोल दिया कि ये वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर ऐसे ही डोलते हैं, यहां पे जो वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर बोल दिया ना, तो यहां पे गड़बड़ हो गई। अगर ये बोल देते कि यहाँ ऑर्बिट में घूम रहे हैं लेकिन कभी उछल के उधर भी चले जाते हैं, कभी उछल के उधर भी चले जाते हैं, इनके पास ये है कैपेसिटी, तब हम इनकी बात मान भी लेते, है ना, तब हमारे लिए
दुविधा पैदा हो जाती। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला कि नहीं, ये अगर इधर घूम रहा है तो ये इधर ही घूमता रहेगा, ये ना तो उधर जा सकता ना इधर आ सकता। बस यही समस्या होगी खड़ी कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो एक टाइम पे ये एनर्जी लूज करके और बीच में सेंटर पे आके गिर जाएंगे, फिर तो इनको यहाँ पे गिर जाना चाहिए और फिर तो सब कुछ अनस्टेबल हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के ऊपर गिर गया, सब खत्म, दुनिया खत्म, तबाह हो गई, है ना, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब बदल गया तो ये वही वाली चीज होगी, फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। तो इसलिए यहीं से इनकी जो ये थ्योरी है वैसे तो ठीक थी सारी की सारी, बस ये एक पॉइंट ने क्या बोला कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस के ही ऊपर गिर जाएंगे और फिर सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा। तो वहीं से इनका मॉडल भी हिल गया पूरे का पूरा। एक और चीज बताते हैं, बट दिस कैन नॉट टेक प्लेस एज द एटम वुड बी अनस्टेबल। वही सब बताया कि ये तो हो ही नहीं सकता ना, जो इन्होंने बोल दिया, ये तो गड़बड़ है। अब एक और चीज करते हैं, मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये किसने परफॉर्म किया? रॉबर्ट ए मिलिकन ने किया और हार्वे फ्लेचर, दोनों ने मिलकर किया 1909 में, टू मेजर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इन्होंने मिलिकन साहब ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालने के लिए ये किया। ठीक है दोस्त, इन द एक्सपेरिमेंट मिलिकन अलाउड चार्ज टाइनी ऑयली ड्रॉपलेट्स टू पास थ्रू ए होल इनटू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। करते क्या है, ये एक प्लेट लगाई ऊपर, एक प्लेट लगाई नीचे, दोनों के अंदर से, इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज को शुरू कर दिया, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज शुरू कर दिया। अब दोनों के अंदर चार्ज करंट दौड़ाया, पॉजिटिव नेगेटिव करंट दौड़ाया। अब यहां पे देखिए क्या किया, ऑयल की स्पार्कलिंग शुरू कर दी, ऐसे करके फुवारा मारना शुरू कर दिया, पतला सा फुवारा मारा ऑयल का। अब यहां पे पतला सा छेद कर दिया। अब इस छेद में से देखिए जैसे जैसे ऑयल यूं आ रहा था नीचे, तो वो क्या हो रहा है, अब वो डिफ्लेक्ट होगा इधर उधर के नहीं होगा। इस बात से इन्होंने डिफाइन किया कि इसके ऊपर चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, वही चीज यहां पे बताई, बाय वेरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बार बार क्या करे जा रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इसके अंदर चार्ज, मान लीजिए पहले 10 का किया चार्ज शुरू, फिर 20 का किया, फिर 50 का, फिर 100 का, ऐसे बार बार चेंज करे जा रहे थे इसके अंदर चार्ज। और बार बार इन्होंने जब चार्ज चेंज किया तो इन्होंने देखा कि इसका जो इस ड्रॉपलेट का जो डिफ्लेक्शन है ना, उसके ऊपर जब ये कैलकुलेट कर रहे थे तो बार बार चार्ज सेम ही आया जा रहा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी बार बार चार्ज सेम आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये बार बार सेम आ रहा है, यानी कि एक कांस्टेंट है, इसका मतलब कोई पार्टिकल है जिसका चार्ज कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहां से निकल के आया। द कंक्लूजन ऑफ दिस इज दैट द चार्ज इज सेड टू बी क्वांटिटाइज्ड एंड दैट इज द चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, जिसको कि हम बोलेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम्ब। और यही जो होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट ए मिलिकन एंड हार्वे फ्लेचर ने। लेकिन अगर कोई बोल दे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे जे थॉमसन साहब ने की। अगर कोई प्रोटॉन के बारे में पूछ लेगा तो रदरफोर्ड का नाम आ जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं नील बोहर साहब के बारे में। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज भी बता दिया, मास भी बता दिया, इनके सिंबल भी बता दिए और इनकी लोकेशन भी बता दी है कि न्यूक्लियस में होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर होते हैं न्यूक्लियस, ये सब बता दिया, आप देख सकते हैं इसको। अब बोहर के मॉडल के ऊपर आते हैं कि बोहर साहब ने ऐसा क्या मॉडल दिया कि जिससे कि मजा आ गया और हमें लगा कि हाँ ये मॉडल थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, शानदार लग रहा है। तो वो कैसे पता लगेगा वो हम समझते हैं। बोहर केम विद द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन खड़े हुए थे उसको खत्म किया बोहर ने आके। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो स्टेबल, आपका सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स। तो ये एक न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट कहीं भी हिल हुल नहीं रहे हैं। ये नहीं कि ऑर्बिट भी खुद डोले जा रहे हैं, ऑर्बिट स्टिल है, यहाँ पे स्टेबल है ये बिल्कुल। और विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ घूमते हैं। अब क्यों बोला उसने कि विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी, समझना। एक्चुअली में इन्होंने एक चीज डिफाइन कर दी, इन्होंने बोला कि जो ये ऑर्बिट है ना, इसकी एक एनर्जी है, इसकी एक एनर्जी है, फिर इसकी एक एनर्जी है, इसकी ई एनर्जी मान लो, इसकी फिर एक अलग एनर्जी मान लो, इसकी फिर एक अलग एनर्जी मान लो। उन्होंने बोला कि इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी है, इसकी अलग एनर्जी है, इसकी अलग एनर्जी है। अब यहां पे क्या बोलते हैं कि जो इसकी एनर्जी में आ गया ना वो इसी के एनर्जी के हिसाब से डोलता रहेगा, जो इसकी में आ गया वो इसके हिसाब से डोलता रहेगा। यानी कि एनर्जी लूज करने का मतलब ही खत्म हो गया।
आप समझिए इस चीज को, इस पोस्टुलेट को। इन्होंने थ्योरी दी कि भैया यहाँ पे जो एनर्जी चल रही है ना सब के बीच में, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा उसको इसी एनर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 10 की एनर्जी चल रही है और मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाह रहा है, तो देखिए कि जब भी इधर से उधर आएगा या इधर से उधर जाएगा, ये जंप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इधर से उधर जंप कर सकता है, इधर से इधर भी कर सकता है, कहीं भी जंप कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ये बॉल की तरह है। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी है मान लो, और यहाँ पे सबसे हाई है। बाहर वाले में मान लीजिए कि हाई है, मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कि लो है। अब अगर ये हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लो वाले में घुसने की कोशिश करे अगर, तो क्या होगा, उसको एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, वो अपनी एनर्जी को छोड़ देगा। मान लीजिए कि यहाँ पे लो एनर्जी वाले में 10 एनर्जी चाहिए और हाई वाले में 15 चाहिए। अब अगर उसको 10 वाले में जाना है, इस 10 वाले ऑर्बिट में जाना है, तो वो तो यहाँ पे है अभी, तो यहाँ तो 15 एनर्जी है, तो वो क्या करेगा, उधर जाने के लिए ना अपनी 5 एनर्जी को बाहर फेंक देगा। 5 एनर्जी को बाहर फेंक के 10 वाली एनर्जी रखेगा अपने पास और इस 10 वाले में घुस जाएगा। अब वो डोलता रहे इधर, अब वो एनर्जी कभी लूज ही नहीं करेगा ना। हमने तो ये डिफाइन कर दिया कि इस पूरे ऑर्बिट की एनर्जी ही एक है। अब यहां पे कोई एक्सेलरेशन डेक्सेलरेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। हमने बोल दिया कि एक ही एनर्जी से घूमेगा यहाँ पे, तो कभी भी नहीं रुकेगा, वो यहाँ पे डोलता ही रहेगा। समझ आ गई बात। ऐसी अगर उसको मान लीजिए कि अंदर वाले से बाहर आना है, अब अंदर तो 10 है उसके पास एनर्जी, लेकिन उसको तो इसके अंदर आना है और इसके अंदर आने के लिए उसको चाहिए 15, तो कहीं भी वो एनर्जी का पहले जुगाड़ करेगा, एनर्जी लेगा और तब ही कूद के वो इधर जा सकता 15 एनर्जी वाले में। अदरवाइज यहां से कूद के वो कहीं नहीं जा सकता। अगर कहीं बिना एनर्जी के जा ही नहीं सकता तो फिर वो यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है, यहां भी नहीं आएगा, फिर वो इन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर कूदता खेलता रहेगा और यहां पे वो कुछ नहीं करेगा। क्या ये बात आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यही जो चीज है यहां पे डिफाइन हुई है कि वो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन को या फिर करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब जब वो जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। वही मैंने आपको समझाया कि लो से हाई में करेगा या हाई से लो में करेगा, तो उसको एनर्जी कैसे लेनी है और कैसे लूज करनी है वो सब मैंने बता दिया आपको। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ठीक है, और ये अलग अलग शेल्स हैं। अंदर वाले शेल का नाम हमने के दे दिया, उससे बाहर एल, उससे बाहर एम, और लास्ट यहाँ पे है इसको बोल दिया हमने एन दे दिया। ठीक है, अब इसका भी आगे कंसेप्ट भी बता दूंगा। के शेल में आप देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में 18 रहेंगे, एन में 32 रहेंगे। ये जो है ना, ये केवल और केवल ये बताए कि इसके अंदर इतनी वैकेंसी खाली है, लेकिन एसएससी सारी वैकेंसी भरते ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एम शेल के अंदर, इस एम शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन ऑक्टेट का रूल बोलता है कि स्टेबल तभी रहेगा जब आखिरी के शेल में 8 होंगे। तो यहां पे ये 8 ही रखेगा अपने पास और 8 फिर ये बाहर के शेल में दे देगा, ये अपने पास 8 नहीं रखेगा। यानी स्टेबिलिटी तभी रहेगी जब 8 रहेंगे, लेकिन इसके पास वैकेंसी खाली पड़ी है। अगर वैकेंसी खाली पड़ी है इसका मतलब है कि इसके पास तो 8 इसने रखे, तो 10 की वैकेंसी खाली पड़ी है, तो अंदर वाले कूद के यहां आ सकते हैं या बाहर वाले कूद के यहां आ सकते हैं। ये भी एक कंसेप्ट इन्होंने दिया। वैकेंसी होगी तभी तो कूद के आएंगे ना इधर उधर। वही वाली बात है कि प्रमोशन होके, जैसे आप एक पोस्ट ऊपर चले गए तो एक पोस्ट ऊपर तभी जाओगे ना प्रमोशन होके जब ऊपर वाली सीट खाली होगी। अब मान लो इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर से आईटीओ बनना है, आईटीओ तभी बनोगे ना जब ऊपर खाली वैकेंसी पड़ी होगी आईटीओ की, नहीं तो आईटीओ बनोगे कैसे? वही वाला गेम है यहाँ पे कि अगर आपको यहाँ से उछल के यहाँ जाना है तो यहाँ वैकेंसी तो खाली हो, तो वैकेंसी यहाँ पे खाली है 10 की, क्योंकि ये 8 ही रखेगा अपने पास। इसीलिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन उछल कूद करके इधर से उधर जाते हैं। बेशक से उसके पास 18 की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो 8 ही रखेगा। यहाँ बाहर वाले पे 32 की कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी वो 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने वैलेंस शेल में रखेगा, बाकी के वो फर्दर और बाहर वाले शेल में डाल देगा। तो वो कंसेप्ट इन्होंने दिया है। भाई रे, बहुत मुश्किल है यार समझाना ये चीज़ें, पर कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी। फिर एंडिंग की तरफ ही अब हम, अगर हमें ये डिफाइन करना है, जैसे हम ये बोल रहे हैं ना 2, 8, 18, 32, ये कैसे किस फॉर्मूले से आ रहा है? ये हमारा एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। इससे पता लगता है किसी भी शेल में अगर आपको ये निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वैकेंसी कितनी खाली हो सकती है। जैसे पहला नंबर शेल है के, इसका बताना है तो आप क्या कीजिए, n की जगह 1 पुट कर दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 ही हो गया। तो देखिए 2 है। अब l का बताना है, तो l कौन सा है, 2 नंबर शेल है, तो यहाँ पे n को क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 2 8। आप देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर ऐसे ही आप n को तीसरा नंबर शेल m शेल का बताना है, m का बताना है तो क्या कीजिए, n को 3 पुट कर दो, 3 पुट किया तो 3 3 9 2 18, ये देखो 18 आ गए। तो ये 2n का स्क्वायर जो है ना, इस फॉर्मूले से ये डिफाइन हो रहा है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन
रह सकते हैं। रहेंगे या नहीं रहेंगे वो एक डिफरेंट बात है, रह सकते हैं। वैकेंसी कितनी है हम ये बता सकते हैं इससे। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी 2n² के फॉर्मूले से। ये कहाँ पे लिखा है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा, ये लिख दिया। ठीक है भाई। अब जैसे मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे बताना हो सोडियम के बारे में, अब मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 है, तो मुझे अगर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में सोडियम को डालना है तो मैं कैसे डालूंगा। आप बोलेंगे कि सोडियम के अंदर कितने 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो पहले में कितने डालूंगा मैं, 2 डाल दूंगा। ठीक है, पहले में 2 डाल दिए। अब बचे कितने आपके पास, 9 बच गए। तो 9 बच गए तो दूसरे में कितने डालोगे, क्या 9 के 9 दूसरे में डाल सकता हूँ, बिल्कुल नहीं डाल सकते। अब दूसरे में कितने डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दूसरे में 8 ही डल सकते हैं, इससे ज्यादा डल ही नहीं सकते। अब जो कितने हो गए आपके पास, एक ही बचा, 9 थे तो 9 में से 8 यहाँ डाल दिए। अब केवल एक बचा है, तो उसको कहाँ पे डालेंगे आप, M वाले में डालेंगे। इसीलिए तो मैंने इसकी वैलेंसी 1 बताई थी सोडियम की, क्योंकि आप देखिए वैलेंस शेल जो इसका सबसे बाहर वाला, वहां तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, और वो जो खाली पड़ा उसको मत देखो, जो सबसे बाहर वाला शेल जहां पे इलेक्ट्रॉन है वहां पे तो एक ही है ना, तो वही उसकी वैलेंसी है। तो इसीलिए यहां से बहुत सारी कंसेप्ट्स निकल के आते हैं। तो देखिए 2 8 1, तो वही तो हमने किया, अंदर वाले में 2, फिर यहाँ 8 और सबसे बाहर वाले में ये देखो 1। तो यही तो मैंने करके दिखाया आपको। आई होप कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि क्या मॉडल है ये। ठीक है, तो गाइस ये सारे का सारा था आपका बोहर का मॉडल। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देख रहे हैं आप कि कितनी मुश्किल से मैं क्या क्या चीज़ें लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को रोकने की। नहीं तो चीज़ें तो मैं इतनी बता सकता हूँ कि फिर वो वही बात है कि आपके ऊपर से निकलेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब चीज़ें करूँ कि आपको सिर्फ अपनी नॉलेज दिखाने के लिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ कि जो एग्ज़ाम के रेलिवेंट ही नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो चीज़ें आज मैंने समझाई हैं वो सारी रेलिवेंसी है उनकी, वो इंपॉर्टेंट है। मैंने सब कोशिश की है बताने की आपको। ये भी बता दिया कि कौन सी चीज़ को किसने डिस्कवर किया है, कौन से उनके मॉडल थे, कैसे कैसे केमिस्ट्री के जो एटम के अंदर खेल हो रहे हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़े। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आगे की चीज़ें समझने के लिए। अगर इस सेशन को स्किप करेंगे तो आगे समझ ही नहीं आएगा कुछ दोस्त। तो आई होप कि आज थोड़ा लंबा सेशन था बट आपको समझ आया होगा। एक काम करना, अगर आपको दम लग रहा है ना हमारे कंटेंट में भाई कि ऐसा कंटेंट और कहीं हो नहीं सकता, तो भाई एक काम करो, बस जीवी कक्षा आपको जाके 5 तारा की रेटिंग दो। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेरा पहला बैच है ना, जो ऐसा ताबड़तोड़ मैं इसमें कंटेंट दूंगा कि आप बस यकीन कीजिए कि थोड़ा सा समय रुकिए, अगले 1.5-2 महीने में आपको इस टक्कर का कुछ दिखेगा ही नहीं, दिख ही नहीं सकता। ठीक है दोस्त, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल। आप थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखिए, सब कुछ बदल देंगे हम। ओके गाइस।